हम लोगों की शिकायत होती है कि और उन शिकायत को वजह बना के हम टैक्सेस नहीं पे करते। हम कहते हैं जी सेफ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ये गवर्नमेंट चोर है, ये सारे पैसे खुद खा जाते हैं वगैरह वगैरह। हमारी बहुत सारी इस तरह की शिकायत होती है ना। लेकिन एक जब हम टैक्सेस पे नहीं करते तो हाउ कैन वी से कि यार गवर्नमेंट मेरे ऊपर खर्च नहीं करती। जो लोग जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और वो टैक्स सबमिट नहीं कर रहे, आप ऑलरेडी इतनी ज़्यादा चीज़ों पे डबल टैक्स दे रहे हैं क्योंकि आप जो हैं एफपीआर के नज़र में नॉन फाइलर हैं, जबकि आप टैक्स भी दे रहे हैं। और बाय द वे, अगर आप ही के नाम पे आपका बिजली का बिल बना हुआ है और आपको बिजली के बिल पे इनकम टैक्स नज़र आ रहा है, वो इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आपने फ़ाइल नहीं किया। वो असल पॉलिसी जो बनाई जाती है या बनाई जानी चाहिए वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के तहत बनाई जानी चाहिए। उसके बाद फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स को अगर गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देना चाहिए तो वो फ़ैसला किसी वेस्टेड राइट की बजाय वो फ़ैसला उस सेक्टर से आने वाले बेनिफिट्स की बेस पर होना चाहिए। अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, मसलन गवर्नमेंट ये कहती है कि जी एग्रीकल्चर पे मैं टैक्स नहीं लगा रहा, तो जैसे मैंने आईटी सेक्टर का बताया उसकी एक रीज़न्स है ना, तो लोगों को रीजंस आइडेंटिफाइड हो कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर पे ऊपर टैक्स क्यों नहीं लग रहा। रियल स्टेट जो सेक्टर है, रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्सेस नहीं लग रहे, ठीक है, या उनके ऊपर टैक्सेस कम लग रहे हैं, उनके ख़रीदो फरोख्त वगैरह के ऊपर जो कैपिटल गेंस हैं उनके ऊपर टैक्सेस कम लग रहे हैं। उसमें हमारे एक आर्गूमेंट ये है कि ये बेसिकली चूँकि कैपिटलिस्ट है ना, और ये कैपिटलिज्म की तरफ है कि वहाँ पर आप होल्ड करते हैं और होल्ड करने की वजह से जो लोग होल्ड करते हैं उनको टैक्स कम लगाया जाता है, और हमारे जो पार्लियामेंट है इट इज़ मोर टिल्टेड टूवर्ड्स द कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट की तरफ है। मैं समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी थी कि मैंने टैक्सेस दिए हैं, लेकिन मैं नाराज़ इस बात के ऊपर हूँ कि यार ये जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं मैं उनका बोझ उठा रहा हूँ। मैं जो 50% 45% टैक्स रेट मैंने पे किया है, ये इस वजह से मैंने पे किया है कि मेरे साथ की जो और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं या जो और लायर्स हैं वो सारा पैसा, अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस है ना, आया क्लाइंट पैसे कैश में रखे, जेब में रखे और उसके बाद उसके ऊपर टैक्सेस नहीं दिया, या दुकानदार या बहुत सारे लोग हैं, सबकी मैं बात करता हूँ सिर्फ, तो उन लोगों के टैक्स ना देने की वजह से मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो ईमानदार होने चाहिए, ठीक है। मसलन मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारा तो मुख्तलिफ टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है। पाकिस्तान में मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में 2 इदारे देखे हैं जिनके कन्वर्जन हुआ और उन इदारों में प्रोफेशनल लोग आए और उसके नतीजे में वो इदारे कहीं से कहीं बेहतरी की तरफ चले गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। पाकिस्तान के अगर हम मसलों की बात करें, आई थिंक वन ऑफ द कोर इश्यूज़ जो हम एज ए मुल्क फेस कर रहे हैं वो टैक्सेस हैं। हमारे पास इतने ज़राए नहीं होते जितने हमारे अखराजात हैं। इस स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने के लिए आज मैंने इनवाइट किया है शरीफुद्दीन खिलजी साहब। ही इज़ बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग पार्टनर ऑफ खिलजी राहत वहीद चार्टर्ड अकाउंटेंट विच इज़ KRW। खिलजी भाई जो है वो मेरे साथ मेरी कंपनी में माशाल्लाह 3-4 साल से वी आर यूजिंग देयर सर्विसेज एज वेल, एंड माशाल्लाह इनका एक अच्छी चीज़ ये है कि रिटेल से लेकर कॉर्पोरेट विद एंड जो इंडिविजुअल्स हैं सबके साथ ये कनेक्टेड है। सो आई बिलीव दैट ही इज़ द राइट पर्सन टू टॉक इन दिस पर्टिकुलर, और टैक्सेशन पे माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा बूर भी है। खिलजी भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खिलजी भाई, बिफोर गेटिंग इनटू बड़ा वो टॉपिक, और मैं वैसे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो टॉक हम करने वाले हैं दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिकल टॉक, किसी को बैश करने के लिए नहीं किया, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, एंड आई होप हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो एक न्यूट्रल ही होगा, तो सिर्फ प्रॉब्लम को एड्रेस करना और उसका सोल्यूशन देना। खिलजी भाई, अगर आप अपने बारे में थोड़ा अगर बैकग्राउंड बता दें एजुकेशन के लिहाज से आपने क्या किया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने पहले लाहौर में एक फ़र्म सरवरवान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ आर्टिकल्स किए, उसके बाद आई जॉइन खालिद मजीद रहमान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 11 साल मैंने उनके साथ काम किया, और फिर इन 2014 आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस विद द नेम एंड स्टाइल खिलजी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 5 साल मैंने एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप काम किया, और फिर मैंने उसके बाद कुछ दोस्त थे, कुछ अहबाब थे, उनके साथ प्रैक्टिस को एक्सपेंड किया। मुख्तलिफ एरियाज़ एक्सपर्टीज़ के लोग थे, उसमें टैक्सेशन के हैं, उसमें कंसल्टिंग के हैं,
उसमें कुछ थोड़ा सा आईटी का टच भी है, कुछ कॉर्पोरेट है, तो हम इस तरह से एक्सपेंड करते हुए वी आर नाउ 7 पार्टनर्स और वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 150 पीपल और मेरा अपना जो कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो टैक्सेशन है। और ये कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ कब से आपका कोर एरिया बना था या ये रिसेंटली आपने शिफ्ट किया इसमें? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि आई स्टार्टेड इन 1998 सीए आर्टिकल शुरू किए और टिल 2007 जो मेरे पहले 9 साल थे उसमें इट वाज नॉट माय कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। वो क्या एरिया था वैसे जो? वो उस वक्त मैं ऑडिट्स वाली साइड पे ज़्यादा इंगेज था। आई यूज़ टू डू ऑडिट्स और मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी की तरफ ज़्यादा इंगेज था। इन 2007 हमारे खालिद मजीद रहमान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में हमारे पार्टनर थे, कलीम अशरफ साहब, वो जब छोड़ के गए तो मेरा इंटरेस्ट था टैक्सेशन में, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी समझे कि ज़्यादा उसी एरिया में थी, मैं वहाँ पर काम करता रहा। तो आई रिक्वेस्टेड हमारे जो सीनियर पार्टनर थे खालिद मजीद साहब कि आई वांट टू लर्न टैक्सेशन और मैं चाहता हूँ कि मैं इस एरिया को देखूँ। तो ही ट्रस्टेड इन मी क्योंकि मैं उनके साथ बहुत अरसे से काम कर रहा था और ही वॉज कम्फर्टेबल विद मी कि मैं संभाल लूँगा। इत्तेफाक से पहले भी मैंने इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को संभाला था। तो मैंने फिर 2007 जुलाई मैंने स्टार्ट किया और कलीम अशरफ साहब के जाने के बाद मेरे उस्ताद भी हैं समझे, कलीम अशरफ साहब, खालिद मजीद साहब, और जब मैंने संभालना शुरू किया तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं क्योंकि ऑडिट भी साथ देख रहा था, टैक्स भी साथ देख रहा था, तो दिन में 16-16 घंटे या 18-18 घंटे काम करता था। कोई सैटरडे संडे कोई ऑफ नहीं लेता था क्योंकि मैंने सीखना था टैक्स। तो पहले 6 मंथ्स जो है ना, मतलब आई वाज टोटली कट ऑफ फ्रॉम द फैमिली, यूँ समझ लें। और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया टैक्सेशन के अंदर, इंटरेस्ट था मेरा बहुत ज़्यादा। और फिर जब मुझे ग्रिप आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद टैक्सेशन में अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा उसमें हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी और टैक्सेशन में बहुत अच्छा नाम भी दिया। तो बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है और मेहनत है, वालिदैन की दुआएं हैं, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली अगर मैं देख रहा था, मैं तो माशाल्लाह 4 साल से आपकी सर्विसेज यूज़ भी कर रहा हूँ। पहले ये खिलजी एंड को था और ये KRW में कन्वर्ट हुआ, तो ये खिलजी एंड को कैसे बना और वो KRW में क्या स्टोरी है इसके पीछे? अच्छा, खिलजी एंड को कैसे बना, वो तो 2014 में मैंने अपनी प्रैक्टिस का जब सोचा कि मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ तो खिलजी एंड कंपनी, हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं, दे आर नेम्ड आफ्टर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म और द ओनर्स ऑफ द फर्म। दे आर नॉट अलाउड टू बी नेम्ड। फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटिंग टैक्स कंसल्टिंग सॉल्यूशंस अपना नाम नहीं रख सकता, मेरे नाम से ही फर्म चलेगी। ये इंटरनेशनली भी ऐसे ही है? ये इंटरनेशनली तो शायद सब जगह इस तरह से ना हो, लेकिन पाकिस्तान में यही कानून है। जो हमारा ऑर्डिनेंस है 1961 का, उसके मुताबिक यही कानून है कि या तो मैं अपने नाम के इनिशियल्स यूज़ कर सकता हूँ या मैं अपना नाम यूज़ कर, नाम का कोई हिस्सा। तो मेरा नाम शरीफुद्दीन खिलजी है, तो खिलजी मेरा फैमिली नेम है, तो यू कैन से आई एम काइंड ऑफ प्राउड ऑफ माय फैमिली नेम। तो मैंने अपना नाम जो है वो, और मैं चाहता था कि मेरा फैमिली नेम जो है वो चले उसके हवाले से, तो मैंने खिलजी एंड कंपनी जो है स्टार्ट किया 2014 में। 5 साल मैंने काम किया और उसके बाद फर्म को एक कैपेसिटी होती है ना, एक लिमिटेशंस होती हैं इंसान की, एक हद तक काम करना चाहता है। तो आई वांटेड कि फ़र्म एक्सपेंड करें। हमारी फर्म्स में 2 मॉडल्स हो सकते हैं। एक मॉडल में तो ये होता है कि लोग सोल प्रोप्राइटर ही काम करते रहते हैं, ठीक है, और फिर वो उतना बिज़नेस करते हैं जितना वो समझते हैं कि यार मैं एज ए इंडिविजुअल हैंडल कर सकता हूँ। मेरा विज़न ये था कि मैंने फ़र्म को एक्सपेंड करना है, मैंने फ़र्म को एक्सपेंड पाकिस्तान लेवल पे भी करना है और इंटरनेशनली भी मैं चाहता हूँ कि हम फ़र्म को एक्सपेंड करें। तो इस वजह से कुछ दोस्त अहबाब के साथ डिस्कशन हुई, दे वर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द फर्म। तो उन्होंने जब ज्वाइन किया तो उनमें राहत गुल साहब हैं, वहीद इकबाल साहब हैं, इन्होंने ज्वाइन किया, सईद चुगताई साहब ने ज्वाइन किया, जाहिद महमूद साहब ने ज्वाइन किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद पार्टनर्स आते गए। अभी रिसेंटली हमारे पास और सुहेल अकरम साहब ने ज्वाइन किया है, फिर फ़याज़ अमीन मलिक साहब ने ज्वाइन किया, इसरार साहब हैं, इमरान अफजल साहब हैं। तो विद वो कहते हैं ना, लोग मिलते गए काफ़िला बनता गया, तो यूँ फिर काफ़िला बनता गया। तो जो मेरे शुरू के साथ 2 और पार्टनर्स थे, राहत गुल साहब और वहीद इकबाल साहब, जिन्होंने मैंने मेरे साथ फर्दर ज्वाइन किया था इनिशियली, तो उनका नाम भी फिर फर्म में ऐड किया गया एज ए फाउंडिंग पार्टनर्स। आप समझ लें पार्टनरशिप के फाउंडिंग पार्टनर्स हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से इट कम बिकेम। और ये जो आप ज्वाइन करें, दे आर बेसिकली एक कॉर्पोरेट की जॉब छोड़कर और आप चाह रहे हैं कि एज ए बिजनेस इसको परस्यू जी, ऐसा ही है। मसलन फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो हमें ज्वाइन किया है सुहेल अकरम साहब। सुहेल अकरम साहब जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के सीनियर डायरेक्टर थे और अब यानी वो टॉप पोजीशन के ऊपर थे। तो ही डिसाइडेड टू ज्वाइन अस। हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि इतनी सीनियर पोजीशन से और इतने बड़े इदारे से बंदे ने ज्वाइन किया। इसी तरह
फयाज़ अमीन मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया. ही वाज चीफ इंटरनल ऑडिटर एट पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. तो गवर्नमेंट का इतना बड़ा इदारा और उस इदारे पे इतनी बड़ी पोजीशन, और वहाँ से उन्होंने हमें ज्वाइन किया. तो अगेन हमारे लिए, इसी तरह बाकी लोग भी, वही साहब दीवान ग्रुप में थे, इसी तरह राहत गुल साहब जो है वो पीडो में थे. तो ये सारे बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में थे, बड़ी अच्छी पोजीशंस के ऊपर थे और बड़े अच्छे सैलरी पैकेज के ऊपर थे. लेकिन दे ऑल ऑप्टेड टू ज्वाइन अस. हालांकि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो वी आर नॉट टिपिकल प्रॉफिट मिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हमारी विजन स्टेटमेंट हमारी वेबसाइट पे पढ़ें, तो जब मैंने 2014 में फर्म बनाई थी तो उस वक्त जो मैंने विजन स्टेटमेंट लिखी थी उसके पहले अल्फाज ये थे कि इट विल बी एन एम्प्लॉई फ्रेंडली चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म. तो मेरा विज़न ये था, और आज मैं सोचता हूँ कि ये भी थोड़ा सा गलत था, मुझे लिखना चाहिए था कि इट विल बी अ टीम फ्रेंडली चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म. एम्प्लॉई का लफ्ज़ भी मुझे लगा कि यार ये ठीक नहीं मैंने यूज़ किया, तो बट आई यूज़ दैट वर्ड एट दैट टाइम. तो मेरा ख्याल, यानी मेरा विज़न ये था कि ये फ़र्म जो है ना, इससे फ़ायदा होगा तमाम लोगों को जो इस फर्म में काम करने वाले होंगे. विद द पैसेज ऑफ टाइम ये थोड़ा विज़न और ग्रो हुआ. अभी इस वक्त जो हमारी टैग लाइन है वो है टुगेदर वी ग्रो. अगर आप हमारी वेबसाइट पे देखें, हमारे कार्ड्स के ऊपर देखें, तो टुगेदर विद ग्रो जो है, इस टैग लाइन का मकसद ये है कि हम सिर्फ पार्टनर्स ग्रो ना करें, हमारे साथ हमारी टीम भी ग्रो करें, हमारे एम्प्लॉयज़ ग्रो करें, हमारे स्टूडेंट्स ग्रो करें, हमारे क्लाइंट्स ग्रो करें और ये मुल्क ग्रो करे. ठीक है, तो हमारा जो, यानी अब इस वक्त मोटो है वो प्रॉफिट मेकिंग कभी भी नहीं रहा. अभी भी ये जितने लोग हैं, ये हम सब शायद मार्केट में जो सैलरीज़ ये ड्रॉ कर रहे थे, हम उससे आधी सैलरीज़ के ऊपर है, बट वी हैव अ मिशन. तो वो मिशन परफॉर्म कर रहे हैं, अल्लाह आसानी करें इंशाल्लाह. नहीं सर, ये टॉप 4 में भी अगर हम देखें, जैसे PwC का देखें, आई हर्ड के इवन दे डोंट हैव एनी, यानी कोई एक आध बंदा नहीं है, एवरीवन बेसिकली एक अपनी उसके ऊपर जाके दे बिकम द पार्टनर ऑफ द कंपनी. जी ऐसे ही है. एंड दे रिटायर्ड, दे डोंट गेट एनीथिंग, दे जस्ट आर द पार्टनर टिल द टाइम दे आर इन द कंपनी. ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर्मली बिग 4, ये सारी अकाउंटेंसी फर्म, इसमें यही सीन होता है कि यू बिकम द पार्टनर, या कोई एक आध बंदा होता है जो कि सारी उसको कंट्रोल भी कर रहा होता है. अच्छा, ऐसा होता है कि हमारी फर्म में या मुख्तलिफ फर्म्स के अंदर, हमारी तो चूँकि स्टार्टअप फर्म थी तो हमारे लोग बाहर से आए, ठीक है, बट यूजुअली इन द ऑलरेडी जो फर्म्स मौजूद हैं, जैसे PwC है, डिलॉयट है, वहाँ पर जनरली जो है ना वो विद इन द फर्म लोग ग्रो करते हैं, और उनमें से ज़्यादातर लोग तो इंडस्ट्री में चले जाते हैं. एक फर्म में इनटेक होती है ना, सैकड़ों स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स को होती है, और आज PwC के पार्टनर्स शायद पाकिस्तान में 50 पार्टनर्स हैं. ठीक है, तो उनमें से चंद लोग जो हैं वो फर्म में स्टे करते हैं, और फर्म में जिनका पैशन होता है कि यार ये असल में अपनी ख्वाहिश होती है ना, जैसे आपके IT के प्रोफेशन में शायद कोई डाटा साइंस में जाना चाहता है, कोई AI में जाना चाहता है, इसी तरह हमारे प्रोफेशन में कुछ लोग प्रैक्टिस में रहना चाहते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कुछ लोग बाहर मूव करना चाहते हैं. तो जो प्रैक्टिस में रहना चाहते हैं, दे स्टे इन द फर्म एंड दे बिकम द अल्टीमेटली दे बिकम द पार्टनर ऑफ द फर्म. और उसमें फिर जाहिर सी बात है, पार्टनर्स के फिर अपने मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं, कोई ऑडिट पार्टनर होता है, कोई टैक्स पार्टनर होता है. तो ये मुख्तलिफ फर्म्स का अपना अपना एक मेथोडोलॉजी है. ज़बरदस्त. चलें खिलजी भाई, कमिंग बैक टू दी टॉपिक, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि टैक्सेशन किसी भी मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ना, वाई गवर्नमेंट आर डिपेंडेंट ऑन द टैक्सेस. अगर थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस पे अगर आप थोड़ा ब्रीफली बता दें. अच्छा देखें, ये जो टैक्सेशन है ना, ये क्यों है या इसकी इम्पोर्टेंस, उसके हवाले से आपकी और अगर मेरी पार्टनरशिप होगी तो कुछ काम आपके ज़िम्मे होंगे, कुछ आप मेरे ज़िम्मे होंगे, और हम दोनों प्रॉफिट्स में शेयर करेंगे. ठीक है, तो ये जो टैक्सेशन है ना, ये भी समझें आप हमारी और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप है. हम बिज़नेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, गवर्नमेंट ने हमें जान, माल, इज़्ज़त, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, और इस तरह के बेशुमार सहूलियात हैं. हम ये तो कह सकते हैं कि शायद हमारी गवर्नमेंट या हमारी शिकायत हैं गवर्नमेंट के साथ कि तमाम सहूलियात उतनी ज़्यादा नहीं हैं जितनी ज़्यादा से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अमेरिका में है, इंग्लैंड में है. लेकिन अदर वे राउंड क्या हम टैक्सेस भी उतने देते हैं, तो जितने हम शायद टैक्सेस देते हैं उतनी हमें सहूलियात मिल रही होती हैं. ठीक है, तो ये पहले मुर्गी और पहले अंडा वाली बात है. तो हम लोगों की शिकायत होती हैं कि, और उन शिकायत को वजह बना के हम टैक्सेस नहीं पे करते. हम कहते हैं जी से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, जी ये गवर्नमेंट चोर है, ये सारे पैसे खुद खा जाते हैं, वगैरह वगैरह. हमारी बहुत सारी इस तरह की शिकायत होती है ना. लेकिन एक जब हम टैक्सेस पे नहीं करते तो हाउ कैन वी से कि यार गवर्नमेंट मेरे ऊपर खर्च नहीं करती. ठीक है, तो इन माय हम्बल ओपिनियन
टैक्सेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं ताकि हम गवर्नमेंट को पे करें, एंड देन वी शुड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर दोज। अगर मैं टैक्स नहीं देता और मैं पहले ही गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल इट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड ये है मैं टैक्स दूं और उसके बाद मैं गवर्नमेंट को या मेरे जो नुमाइंदा है उसको अकाउंटेबल करूं कि भाई मेरे पास बिजली की सहूलत नहीं है, मेरे पास जो जान माल इज़्ज़त आबरू की सहूलत नहीं है, मैंने चौकीदार अपना रखा हुआ है, मेरे बच्चों की एजुकेशन को आप नहीं कर रहे, लेकिन ये सारे काम मैं टैक्सेस देने के बाद करता हूँ, उसके बाद मैं उससे अकाउंटेबल करता हूँ। हमारा उल्टा हिसाब है, हम देते नहीं हैं और पहले अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। नहीं, ये तो आई थिंक पाकिस्तान में जिससे भी आप पूछें और सम हाउ पीपल टेंड टू बेसिकली एक आर्गूमेंट के लिए लेकर आते हैं कि हम क्यों देना, हमारे पे क्या हो रहा है, और ऑब्वियसली ना देने के जो नुकसानात हैं वो सम हाउ उस पे पड़ते हैं जो बेचारा दे रहा है। तो हमारी जो टैक्स की अगर मैं वैसे कलेक्शन और उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, लेकिन वाई इज़ इट कि गवर्नमेंट को सिर्फ एक स्पेसिफिक तबका या एक स्पेसिफिक उससे ही टैक्स कलेक्ट करना है? वाई कि ये सब के ऊपर सही तरह इवनली क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड कि टैक्स सबसे ही कलेक्ट करना चाहिए? जी अच्छा, देखिए टैक्स ना एज ए पॉलिसी यूज़ होता है, एज ए फिस्कल टूल यूज़ होता है मुख्तलिफ एरियाज़ को, मुख्तलिफ बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। मसलन से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अब चूँकि आपका ताल्लुक IT सेक्टर से है ना, तो अब IT सेक्टर गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगाती, ठीक है। 1998 से लेकर आज तक गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेस नहीं लगाए। अभी रिसेंटली जो है 0.25% का नॉमिनल सा ऑन ग्रॉस रेवेन्यू टैक्स लगाया। तो ये हम कहें कि IT सेक्टर टैक्स नहीं दे रहा, उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट द IT सेक्टर। गवर्नमेंट ये चाहती है कि IT सेक्टर में हमारे पास जो रेमिटेंसेस हैं वो आएँ, तो इस वजह से गवर्नमेंट कहती है कि यार टैक्सेस लगाएंगे तो हमारे लोग शायद मार्केट में कंपेटिटिव इंटरनेशनल मार्केट में ना रहें, और फिर IT सेक्टर के लिए मूव करना आसान है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करना होता है। तो ये रीज़न्स हैं IT सेक्टर को टैक्स ना करने की। तो गवर्नमेंट उसको बैलेंस कर रही होती है ना कि यार इस सेक्टर को टैक्स की बजाय मैं कोई और बेनिफिट्स उठाना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन्स बनाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गवर्नमेंट ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाया, तो वहाँ पर गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस देती है। तो एग्जेम्पशंस देने के लिए, उस एग्जेम्पशन देने का क्या होता है कि उसके इवज़ गवर्नमेंट चाहती है कि यार इन्वेस्टमेंट आएगी मुल्क के अंदर। तो इसी तरह मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनकी टैक्सेशन या एग्जेम्पशन एज ए पॉलिसी गवर्नमेंट देखती है। से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एग्रीकल्चरल के ऊपर मैंने टैक्स नहीं लगाना। अब ये एक बात हो सकती है कि बाज़ जगहों पर हो सकता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हों जिनकी वजह से, जैसे हमारा एक इल्ज़ाम है कि चूँकि जी हमारा जो से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या सेनेटर्स हैं वो बहुत सारे सरमायादार हैं, तो ये या वो बहुत सारे जो है जागीरदार हैं, तो इस वजह से उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता। इस इल्ज़ाम की इन डेप्थ डिटेल्स देखी जाएँ तो एक आई डोंट नो कि उसमें क्या सूरत हाल सामने आएगी, लेकिन पॉलिसी जो है वो असल पॉलिसी जो बनाई जाती है या बनाई जानी चाहिए वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के तहत बनाई जानी चाहिए। उसके बाद फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स को अगर गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देना चाहिए तो वो फ़ैसला किसी वेस्टेड राइट की बजाय वो फ़ैसला उस सेक्टर से आने वाले बेनिफिट्स की बेस पर होना चाहिए। अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, मसलन गवर्नमेंट ये कहती है कि जी एग्रीकल्चर पे मैं टैक्स नहीं लगा रहा, तो जैसे मैंने IT सेक्टर का बताया उसकी एक रीज़न्स है ना, तो लोगों को रीजंस आइडेंटिफाइड हो कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर पे ऊपर टैक्स क्यों नहीं लग रहा। तो वो अच्छा एक इसमें इंटरेस्टिंग मैं ये बता दूं कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स है, ठीक है, लेकिन वो प्रोविंशियल है और वो थोड़े नॉमिनल रेट के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। इसी तरह रियल स्टेट जो सेक्टर है, रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्सेस नहीं लग रहे, ठीक है, या उनके ऊपर टैक्सेस कम लग रहे हैं, उनके ख़रीदो फरोख्त वगैरह के ऊपर जो कैपिटल गेंस हैं उनके ऊपर टैक्सेस कम लग रहे हैं। उसमें हमारे एक आर्गुमेंट ये है कि ये बेसिकली चूँकि कैपिटलिस्ट है ना, और ये कैपिटलिज्म की तरफ है कि वहाँ पर आप होल्ड करते हैं और होल्ड करने की वजह से जो लोग होल्ड करते हैं उनको टैक्स कम लगाया जाता है, और हमारे जो पार्लियामेंट है इट इज़ मोर टिल्टेड टूवर्ड्स द कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट की तरफ है। तो ये मुख्तलिफ रीजंस हैं। अगर इसकी अब थ्योरीज़ हैं, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाए, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी में एक ट्रांसपेरेंसी हो कि यार इस सेक्टर को अगर टैक्स नहीं लग रहा तो इट शुड बी नोन टू द पीपल, उसके आर्गूमेंट्स हों, उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हो। अनफॉर्चुनेटली वो जो प्रॉपर डिस्कशन है, वो जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसकी वजह से फिर थ्योरीज़ हैं, उसकी वजह से लोग परेशान हैं, यार फ़लाँ सेक्टर क्यों नहीं टैक्स दे रहा, फ़लाँ सेक्टर क्यों नहीं टैक्स दे रहा।
और फिर अखबारों में ख़बरें आती हैं जी IMF ने कहा उस पर लगा दें टैक्स, आप नहीं लगा रहे। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से हैं, लोगों तक वो मालूमात ना पहुंचाने की वजह से है कि यार ये सेक्टर अगर टैक्स्ड है तो क्यों है, ये सेक्टर अगर टैक्स्ड नहीं है तो क्यों नहीं है। सर अगर पाकिस्तान में वैसे टैक्स कलेक्शन की बात करें तो ये किस तरह वर्कआउट करता है, यानी कि नेशनल लेवल पे हमें कितना टैक्स कितना ये ले सकते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे क्या करना चाहिए, और फिर जब एक्सपेंस की बारी आती है तो नेशनल कितना कंट्रीब्यूट करता है और प्रोविंशियल कितना करता है, अगर थोड़ा सा इस पे समझ। जी अच्छा देखें, हमारे ना एक कुछ लेजिस्लेशन ऐसी है जो फेडरल के पास है, ठीक है, और वो हमारे आइन ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको कहा, मसलन इनकम टैक्स जो है ना वो फेडरेशन का सब्जेक्ट है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। तो पूरे पाकिस्तान में आप मैं कोई भी इदारा हो वो इनकम टैक्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास देता है, ठीक है, रिगार्डलेस किसी भी सूबे में बैठा हुआ है, रिगार्डलेस के किसी भी सूबे में बैठा हुआ है, ठीक है। इसी तरह सिर्फ सैलरी पे होता है या किसी और चीज़ पे? ये 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है, इनकम टैक्स लॉ में डिफाइंड है। बिजनेस इनकम के ऊपर भी है, आप जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है यानी आप रेंट पे जो जगह देते हैं उसके ऊपर भी है, कैपिटल गेंस के ऊपर भी इनकम टैक्स लगता है, मसलन आपने कोई शेयर्स वगैरह सेल किए उसका कैपिटल गेन के ऊपर। इसी तरह अगर आपके कोई डिविडेंड इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उसके ऊपर भी है और सैलरी के ऊपर भी है। तो 5 सोर्सेज ऑफ इनकम डिफाइंड है लॉ के अंदर, जो इनकम कहीं फॉल नहीं करती फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो लफ्ज़ है इनकम, जहाँ से भी इनकम आएगी उस इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास है, वही टैक्स लगाती है। सिवाय एग्रीकल्चरल इनकम के उसके ऊपर टैक्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सेल्स टैक्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। जो गुड्स के ऊपर है, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी अगर गुड्स बेचते हैं उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स लगाने का इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशनली फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, तो आप ये लैपटॉप बेचें, आप ये कप बेचें, आप मोबाइल बेचें, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, ठीक है। और सर्विसेज के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। अब मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ तो मेरी सर्विसेज के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। मैं अगर पंजाब में हूँ तो पंजाब की गवर्नमेंट मेरी सर्विसेज पे टैक्स लगाएगी। तो ये थोड़ी सी यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिर इसी तरह छोटे छोटे और टैक्सेस हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेती है, जैसे टोल ये अपना प्रॉपर्टी टैक्स है या और जो रेलेवेंट लोकल टैक्सेस आते हैं तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इकट्ठी कर रही होती है। फेडरल गवर्नमेंट कस्टम्स ड्यूटी ले रही होती है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ले रही होती है। तो ज़्यादा चंक जो है वो टैक्सेस का फेडरल गवर्नमेंट के पास है। और फिर उसके बाद हमारा एक NFC है, फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, उसके ज़रिए हिस्सा डिटरमिन होता है कि किस किस, वो ज़रा एक लेंथी प्रोसेस है, उसको हम मेरा ख्याल है अवॉइड करते हैं। और उसमें जो है ना पंजाब, सिंध और मुख्तलिफ सूबों के अंदर उसको चारों सूबों में तकसीम कर दिया जाता है कि किस सूबे को कितना उन्होंने एलोकेट करना। आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ में इज़ दिस द एफिशिएंट वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, यानी कि नेशनल लेकर फिर डिस्ट्रीब्यूट करे या प्रोविंशियल लेकर अपने एक्सपेंस करके जो बच जाए वो नेशनल को दे दे? असल में देखें, जो इसके अंदर ना एफिशिएंसी दुनिया में इसी तरह से है, ठीक है। यानी अगर आप अमेरिका में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, तो कुछ टैक्सेस जो है वो फेडरल इकट्ठा करता है और कुछ टैक्सेस जो है वो प्रोविंशियल या जो रियासतें हैं अमेरिका में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है? असल में वजह ये है कि कुछ काम जो है ना वो फेडरेशन ने अपने ज़िम्मे लिए होते हैं, ठीक है। मसलन दिफा जो है वो फेडरेशन के ज़िम्मे है, तब चारों सूबों का दिफा फेडरेशन ने करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। तो जाहिर सी बात है फिर उन्हें उसके लिए तो, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हमारे यहाँ जब ये 18वीं तरमीम में आई तो उसके बाद सूबों में टैक्सेस कलेक्शन का कुछ इख्तियारात और बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई और बहुत सारी चीज़ें अब उनके पास चली गई हैं सूबों के पास। और उसकी थोड़ी सी यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स ये हैं कि सूबों को ऑटोनमी चाहिए कि उनको, ताकि वो मुख्तलिफ सूबों की शिकायत होती है ना, जैसे हमारे यहाँ मैं इसे पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन बलूचिस्तान की शिकायत हैं, सिंध की शिकायत हैं, KPK की शिकायत हैं कि शायद ज़्यादा हिस्सा पंजाब के पास चला जाता है, हमें राइट नहीं मिलता वगैरह वगैरह। उन शिकायत को रिज़ॉल्व करने के लिए 18वीं तरमीम के ज़रिए इख्तियारात मुंतकिल किए गए, ठीक है। तो वो एक पॉलिटिकल डिस्कशन है कि वो ठीक है या नहीं है। उससे पहले क्या होता था वैसे? उससे पहले ज़्यादा सारे टैक्सेस जो है या इख्तियारात फेडरल के पास कंसोलिडेटेड थे और वो सूबों को नहीं देती थी या सूबों को भी खुद ही? सूबों को कुछ इख्तियारात सूबों के पास थे और फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट के पास आ रहा था, फिर वो तकसीम करते थे, ठीक है। अब सूबे अपना बहुत सारा रेवेन्यू खुद इकट्ठा कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो सर्विसेज का सेल्स टैक्स आया है उसके ज़रिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो अब एक यानी 18वीं तरमीम के बाद तकसीम आ गई है मोर ऑटोनमी की।
मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल व्यूज़ हैं इसके ऊपर, इसकी वजह से मुश्किलात भी हैं, इसकी वजह से कुछ आसानियाँ भी हैं। देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। ये हो सकता है कि 18वीं तरमीम परफेक्ट ना हो, लेकिन थीम उसकी इन माई हम्बल ओपिनियन करेक्ट है। जैसे मुख्तलिफ़ दुनिया में भी इसी तरह से होता है कि इख्तियारात जो है वो आप अपने अपने लोगों को देते हैं। आजकल तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग इख्तियारात को तकसीम करना पड़ता है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं सर्वाइव करता। तो अगर आप मुख्तलिफ़ सूबों को इख्तियारात नहीं देंगे तो ये मामलात आगे शायद चलने मुश्किल होंगे। तो इसलिए वो जो इख्तियारात की तकसीम वाला बुनियादी जो अंसर है वो दुरुस्त है, ठीक है। उसकी तकसीम में शायद कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसको पॉलिटिकली रिजॉल्व किया जा सकता है और उनमें बैठकर डिस्कशन की जा सकती है कि यार ये मुश्किल है तो इसको कैसे रिजॉल्व करें। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक बड़ी माइनर सी क्रूड सी मिसाल है। एक ये इख्तलाफ आ रहा था फेडरेशन में या प्रोविंसेस में कि यार रेस्टोरेंट के ऊपर टैक्स कौन लगाएगा, ये गुड्स में आता है या सर्विसेज में आता है। अल्टीमेटली वो एक नेशनल टैक्स काउंसिल है, उसने बैठ के वो इख्तलाफ को तय कर लिया और सूबों को राइट दे दिया। अभी हम अगर आईटी सेक्टर के हवाले से बात करें तो इस वक्त एक इख्तलाफ बना हुआ है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ये गुड्स है या सर्विसेज है और इसके ऊपर जो टैक्स लगाने का इख्तियार है वो फेडरेशन का है या प्रोविंसेस का है। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, मुझे उन मीटिंग्स में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और केस पेश करने का इत्तफ़ाक़ हुआ मुख्तलिफ़ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर्स के सामने। और हमने ये प्रेजेंट किया कि सर इसको एक दफ़ा आप लोग अपने तौर पे हल कर लें, या फेडरेशन अपना राइट छोड़ दें या प्रोविंसेस छोड़ दें, क्योंकि इसकी वजह से आईटी सेक्टर मुश्किल में है। वो एक जगह जमा कर आते हैं और दूसरी जगह से नोटिस आ जाते हैं। तो ये जो थोड़े से मसाइल हैं इनको शायद हल किया जा सकता है पॉलिटिकली एक जगह बैठ के। ठीक है सर, ये अब मैं मेन उस पर आ जाता हूँ। अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हमारे उस पर लगे हैं। अगर आप नॉर्मली पाकिस्तान के बजट को देखें ना, हमारे ख़र्चे ज़्यादा है, हमारी आमदनी कम है, ठीक है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट, अभी मैं वही देख रहा था कि 50% ऑफ इट इज़ गोइंग इनटू कि जो डेट लिया ना उसके रीपेमेंट के ऊपर हमने उस पर किया हुआ है। ऐसा ही है। फ्रॉम द टैक्स पर्सपेक्टिव आपने माशाल्लाह काफ़ी बिजनेसेस के साथ भी काम किया हुआ है। व्हाट इज़ योर एनालिसिस कि लोग टैक्स देते क्यों नहीं है ना? यानी अगर कोई बिज़नेस भी है, जिस तरह मैं काफ़ी ज़्यादा मिफ्ता साहब को सुन रहा था, शबरज़ैदी को सुन रहा था कि इवन व्हेन दे ट्राई टू इम्पोज सम सॉर्ट ऑफ टैक्स ऑन द रिटेलर साइड तो उनको बड़ा एक बैकलैश मिलता था उससे कि वो क्या है। बट व्हाट इज़ योर रीडिंग? एक तो वो चलें आपकी बात जो शुरू में आपने की है, पीपल एक्सपेक्ट लॉट ऑफ सर्विसेज बिफोर इवन गिविंग एनीथिंग, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स यू थिंक इज़ द प्रॉब्लम इन कलेक्टिंग द टैक्स? हम अपने आज तो वैसे बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है कि हमने पहली दफ़ा क्वार्टर में 1.97 ट्रिलियन था तो हमने 2 ट्रिलियन का यानी कुछ बिलियन रुपए ऊपर किया। और आई डोंट नो लास्ट टाइम ये न्यूज़ कब हमने सुनी हो, लेकिन वो जितना नज़ला आवाम ने बर्दाश्त किया है इसको देने का पर लीटर पे 60 रुपया। बट व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द रिटेल या बिजनेस साइड, जो लोग जिन पे है भी, वाई दे आर नॉट बेसिकली विलिंग टू पे टैक्स? सर असल में ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ठीक है। देखिए लोग, वो जो शुरू में ही हमने बात की थी ना कि लोगों का ट्रस्ट नहीं है, टैक्स कल्चर नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ अखलाकियात में ये शामिल नहीं है कि टैक्स चोरी कर रहे हैं तो कोई गैर अखलाकी काम हो रहा है, ठीक है। चिकन हलाल खाना चाहिए, चिकन हलाल खाना चाहिए, लेकिन टैक्स चोरी करना जो है वो जायज़ है। यानी ये एक अनफॉर्चुनेटली ये इस किस्म का कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हुआ है। बचपन से लेकर आज तक टैक्स चोरी करने के अलावा अगर मैंने इशारे पे मेरा चालान हो गया है तो मैं अफसर को पैसे दे दूंगा और मैं जनाब वो गवर्नमेंट को पैसे नहीं जमा करवाऊंगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ये जो जनरल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं ना, उनमें शायद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल जो बेसिक बैकग्राउंड है, यानी ये जो बेसिक्स हैं स्कूल एजुकेशन लेवल से, मैं अगर अपनी बात करूं तो जब तक मैंने अपनी यानी खालिद मजीद रहमान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे ये टैक्स के एथिकल और मॉरल जो है ना उन प्रिंसिपल्स के ऊपर इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हालांकि मैं अकाउंटिंग पढ़ता आ रहा था, फर्म में काम किया, उससे पहले बीकॉम किया, लेकिन स्कूल एजुकेशन में कहीं मुझे किसी ने बताया कि यार ये टैक्स देना जो है ना ये अच्छा काम है, ठीक है। पढ़ाया भी नहीं जाता। मुझे कॉलेज में किसी ने नहीं पढ़ाया। मुझे जब मैंने आर्टिकल्स किए, बीकॉम किया, पहली दफ़ा मुझे ये बात मेरे उस्ताद खालिद मजीद साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि यार ये टैक्स देना चाहिए। उन्होंने एक दफ़ा ये स्टार्ट में जब मैंने उनके साथ काम शुरू किया तो डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कहा कि ये टैक्स वगैरह का मामला कि सर क्यों देना चाहिए। उन्होंने कहा यार देखो मैं तो ये सोचता हूँ
कि ठीक है टैक्सेस चोरी भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन शायद जो मैंने दिया है ना टैक्स, वो हो सकता है इस पुल में जाके लग गया हो जिसे आवाम यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस सोच के साथ अगर हम देंगे तो फिर हम टैक्सेस देते रहेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं देंगे। तो मैं अपने उस्ताद को दुआ देता हूँ, खालिद मजीद साहब को, जिन्होंने ये बात मुझे सिखाई। मोटरवे शायद आपके पैसे से बनी, शायद अल्लाह ताला करे कि मेरा पैसा उस जगह पे लगाओ। तो मतलब ये सोच के साथ है, तो कंटेनमेंट के साथ है, सोच के साथ है। तो हमारे यहाँ टैक्स का जो कल्चर है उससे रिलेटेड जो मॉरल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, दे आर नॉट इनकलकेटेड इन आवर माइंड्स, ना हमने अपने बच्चों को सिखाए हैं। ठीक है, अब हमारे बच्चों में मसलन फॉर एग्जांपल अगर हमारे कोई रिलेटिव्स हैं और वो टैक्स नहीं देते और वो टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं समझी जाती। दे हैव देयर ओन आर्गूमेंट्स, और जाहिर सी बात है उसको बड़े आराम से सुना भी जाता है, और उसको बल्कि जो नहीं दे रहा होता वो मज़े, उसके ये भी कहा जाता है यार ये तो मज़े में है, ये इतने पैसे भी कमा रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। टैक्स ना देने वाला, रिटर्न ना फाइल करने वाला, वो एक जनरल परसेप्शन ये है कि वो ज़्यादा मज़े में है, और जो टैक्स देने वाला है और जो रिटर्न फाइल करने वाला है वो ज़्यादा मुश्किल में है। तो इसमें कुछ कसूर हमारे FBR का भी है कि हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वहाँ पर इस किस्म की, यानी वहाँ के जो लोगों की एजुकेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे जो अफसरान हैं उनकी एजुकेशन की ज़रूरत है कि यार जो टैक्स दे रहा है उसको फैसिलिटेट करें। एक दफ़ा शुरू हुआ था कि यार अगर कोई टैक्सेस दे रहा है तो उसको फैसिलिटेशन कार्ड्स दिए जाएँ वगैरह वगैरह। मसलन मैं आज टैक्सेस देता हूँ, ठीक है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं हमारे जो है ना टैक्स एट सोर्स कट जाता है तकरीबन 11% इस वक्त करंट रेट है, और हम चूँकि सेल्स टैक्स भी चार्ज करते हैं, तो इफेक्टिव टैक्स रेट जो है ना वो मेरा 12.5% के राउंड आता है। ठीक है, एज ए कंपनी की बात कर रहे हैं, एज ए AOP, एज ए पार्टनरशिप। ठीक है, तो हमारा ये टैक्स जो है 100 रुपये के ऊपर, यानी ग्रॉस रेवेन्यू 100 रुपये के ऊपर 12.5 रुपये टैक्स मेरा एट सोर्स कट जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा 25% मुनाफा हो तो उसमें से मेरा टैक्स रेट 50% है। ठीक है, और मैंने अपना हिसाब लगाया तो तकरीबन मैंने लास्ट ईयर जो टैक्सेस दिए वो इसी से थे। इसके अलावा मैंने सेल्स टैक्स अलग दिया। ठीक हो गया। और मैं अपने जितने भी इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, पाकिस्तान में शायद चंद लोग होंगे जो इंडिविजुअल कस्टमर्स को भी सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं, और मैं कोई पैसे कैश में वसूल नहीं करता, तमाम पैसे बैंकिंग चैनल से वसूल करता हूँ। अगर कोई इंडिविजुअल कस्टमर कैश में दे जाए तो मैं बैंक में जमा कराता हूँ और उसका पूरा टैक्स देता हूँ। और उसका नतीजा ये है कि जाहिर सी बात है मैं अपने मैंने टैक्सेस ज़्यादा दिए और घर कम पैसे लेके गया हूँ। ये भी एक फैक्ट है कि हमारे जो पार्टनर्स की ड्राइंग है इट इज़ लेस देन द टैक्सेस वी हैव पेड टू द गवर्नमेंट। तो लेकिन मैं इसमें नाराज़ नहीं हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी थी कि मैंने टैक्सेस दिए हैं, लेकिन मैं नाराज़ इस बात के ऊपर हूँ कि यार ये जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं मैं उनका बोझ उठा रहा हूँ। मैं जो 50% 45% टैक्स रेट मैंने पे किया है, ये इस वजह से मैंने पे किया है कि मेरे साथ की जो और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं या जो और लायर्स हैं वो सारा पैसा, अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस है ना, आया क्लाइंट पैसे कैश में रखे, जेब में रखे, और उसके बाद उसके ऊपर टैक्सेस नहीं दिया, या दुकानदार या बहुत सारे लोग हैं, सबकी मैं बात करता हूँ सिर्फ। तो उन लोगों के टैक्स ना देने की वजह से मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। ये कसूर IT सेक्टर का नहीं है कि जी IT सेक्टर ने टैक्स नहीं दिया, ये कसूर उन लोगों का है जिनके ऊपर टैक्स देना बनता है और वो नहीं बनते, और उनकी वजह से मैं सफ़र कर रहा हूँ या वो सैलरीड इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है। तो सैलरीड इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है किन की वजह से? जो टैक्स चोरी कर रहे हैं। फिर अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मतलब अल्टीमेटली तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना कि अब गवर्नमेंट क्या करती है या FBR क्या करता है, दे फाइंड द ईजियर वे। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मेरा रेट पहले 10% पे टैक्स कटता था, उन्होंने कहा यार ये बंदा आसान है, इसका विद होल्डिंग टैक्स 1% बढ़ा दो, कट के इसके जेब में आना ही आना है। सैलरीड पर्सन है, आसान टारगेट है, इसका टैक्स रेट बढ़ा दो, इधर से टैक्स मेरी जेब में आना ही आना है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ आके हम गवर्नमेंट से नाराज़ होते हैं कि यार आप हम ही को प्रेस कर रहे हैं, तो जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ते? जिन लोगों को टैक्स की मराहत हासिल है उनको आप क्यों नहीं पकड़ते? इतनी सारी एग्जेम्पशंस हैं, ज़रा टैक्स लॉ के अंदर जाके देखें ना, आपके मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स हैं, उन सब को टैक्स की मराहत क्यों मिली हुई है? ठीक है, एक तो वो मराहत याफ्ता तबका है, और दूसरा उन लोगों की बात करें, मसलन एक मराहत याफ्ता तबके की मैं बात करता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके लिए इस वक्त कानून ये है कि उनको ना मोनेटाइजेशन मिलती है गाड़ियों की,
और वो जो गाड़ियों की मोनेटाइजेशन मिलती है उसके ऊपर 5% टैक्स दें, उसके अलावा उन्हें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लॉज किसके बेनिफिट के लिए बनाई गई है? ये उस एक पार्टिकुलर ब्यूरोक्रेट तबके के मराहत के लिए बनाई गई है जो सिर्फ 5% टैक्स दे के छूट जाएगा उसके ऊपर। जबकि मैं अपने एम्प्लॉय को मोनेटाइजेशन देता हूँ तो वो अगर हायर रेट के ऊपर है तो 35% पे जाके शो हो सकता है टैक्स दे रहा है उसके ऊपर। अच्छा, ब्यूरोक्रेट का सिर्फ 5% है? जी, वो एक सर्टन है, एक ख़ास तबका जिसके लिए खुसूसी एग्जेम्पशन क्लॉज डाली गई है। क्यों डाली गई है भी उनके लिए? वो मेरे जैसे सिटीज़न नहीं है। तो जब इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो लोग ट्रस्ट डेफिसिट भी आता है, लोग नाराज़ भी होते हैं। मैं तो अपने उस्ताद के कहने पे मुतमईन होकर बैठ जाता हूँ कि यार शायद मेरा टैक्स उधर लगा हुआ है, लेकिन शायद हर बंदा इस तरह से मुतमईन नहीं होता। तो कसूर है गवर्नमेंट के, उनको अपने तरफ काम करने की ज़रूरत है। टैक्स एग्जेम्पशन है, अगर आप किसी स्पेसिफिक उसी पे देखें, ये कौन सी उसमें है जिस पे ये टैक्स एग्जेम्पशन ज़्यादा है? वैसे शेड्यूल तो भरा हुआ है बहुत सारी एग्जेम्पशंस के साथ, ठीक है। तो मसलन फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑनर्स हैं, वो सारे एग्जाम फ्रॉम टैक्स हैं। इसी तरह जजेस की हैं, उनकी सारी सैलरियाँ वगैरह सब कुछ एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। और मुख्तलिफ तबकात हैं जिनको एग्जामेशन टैक्सेस से अवेलेबल है। अब जैसे 7E का टैक्स लगा था, अब जब 7E का टैक्स लगा तो पूरे पाकिस्तान को टैक्स लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो प्लॉट सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा, रिटायर्ड आर्मी अफसरान को मिलेगा, उस प्लॉट के ऊपर 7E का टैक्स आपने नहीं देना। भाई क्यों? उन्होंने भी वो प्लॉट, जाहिर सी बात है, अपनी एक एफर्ट है, एक तो उनको वहाँ से उस एफर्ट के नतीजे में प्लॉट मिल रहा है और उस प्लॉट के ऊपर आप 7E का टैक्स नहीं ले रहे। मैं भी अपनी मेहनत से एक प्लॉट कमा रहा हूँ, मुझे आप टैक्स लगा रहे हैं। तो वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? थैंक्स टू लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अभी रिसेंटली फैसला दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, इनके ऊपर भी टैक्स लगाए। तो आई स्टैंड बाय द डिसीजन ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट कि भाई उनके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। तो ये जब इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशंस नज़र आती हैं, जब ये नज़र आता है कि यार टैक्सेस जो हैं अपने बेनिफिट के लिए तो क्लॉजेज आ जाती हैं, अपने बेनिफिट के लिए तो एग्जेम्पशंस आ जाती हैं, अपने बेनिफिट के लिए तो प्रोविजंस आ जाती हैं, लेकिन जब एक जनरल तबके के मफाद के लिए बात आती है तो FBR हाथ खड़े कर देता है। मसलन मैं अभी कुछ अर्सा पहले ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उनके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हमने चेयरमैन FBR के साथ और मुख्तलिफ लोगों के साथ मीटिंग्स की और हमने उनको प्रेजेंट किया कि यार ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ऊपर जब सेल्स टैक्स चार्ज होता है तो ये तो रजिस्ट्रेशन की इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनके ऊपर 3% फर्दर टैक्स लग जाता है। तो इनका ना एक SRO है, SRO 647, उसमें इनका नाम डाल दें तो इनको कम से कम ये 3% फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। अब ये एक जेन्युइन बात है जिसे हमारे वो मेंबर्स ने और उन लोगों ने तस्लीम भी किया, लेकिन 2 साल हो गए हैं, वी आर रनिंग पोल टू पोस्ट, लेकिन उस जो एक और उसके ऊपर कोर्ट के डिसीजंस हैं, लेकिन FBR उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के मामलात जब हम देखते हैं, जब हमारे सामने आते हैं, तो फिर थोड़ी सी और ये जो जितने भी ये सैलरीज टैक्स और ये सारा कुछ है, दिस कम्स अंडर FBR का काम है कि उन्होंने प्रोविज़न देना है तो देना है, रीज़न देनी है तो देनी है। इवन माशाल्लाह आज तो हमने हिट कर दिया अपना जो टारगेट था, लेकिन अगर हिट नहीं कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रीज़न कि क्यों आप हिट नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टारगेट को। सर ये तो अब मुझे वैसे एक बात बताएं कि रियल स्टेट पे टैक्स लगाना क्यों इतना मुश्किल काम है? रियल स्टेट मतलब कि एक सेफ हेवन बना हुआ है सबके लिए। इवन पिछली गवर्नमेंट पे भी हम देख रहे थे 8 दफ़ा आपने एमनेस्टी स्कीम दी कि आप अपना ब्लैक का वाइट कर लें। हम क्यों ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को अभी तक हम डॉक्यूमेंटेड उसमें नहीं ला पाए? क्या है हमारे ऐसे चैलेंजेस है? अच्छा, ये भी बड़े मज़े की बात है कि पाकिस्तान में हमें पता है कि नॉन फाइलर है, हमें पता है कि वो नॉन फाइलर है, टैक्स भी ज़्यादा दे रहा है, गाड़ी भी बड़ी रखी हुई है, लेकिन स्टिल इतना मुश्किल काम है उसको एक नेटवर्क के अंदर लाना कि हम इवन एमनेस्टी स्कीम भी देते हैं तब भी शायद वो ऑप्ट नहीं करता क्योंकि उसको पता है कल को मैंने फंसना ही है। तो व्हाट इज़ द वे कि ये अनडॉक्यूमेंटेड को हम डॉक्यूमेंटेड पे लाएँ? इंडिया में हमने रिसेंटली देखा था, उन्होंने तो नोट ही सारे मार्केट से करके डिजिटल इकॉनमी की तरफ ज़्यादा लेते। तो क्या उस तरह की कोई अप्रोच हमें पाकिस्तान में भी चाहिए होगी? अच्छा देखें, ये ना किसी एक जगह के ऊपर या एक अप्रोच से तो काम नहीं होता, ठीक है। इसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। जैसे आजकल बड़े अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने डॉलर को होल्ड किया, डॉलर कहाँ चला गया था, तो थैंक्स टू आर्मी चीफ या जो भी उन्होंने स्टेप्स लिए, उसकी स्मगलिंग को रोका और उसके नतीजे में डॉलर नीचे आया। तो ये तो नज़र आता है कि अगर प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएं, ये तो नज़र आता है कि अगर गवर्नमेंट जो है, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है। तो अगर विलिंगनेस हो तो ये इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन और टैक्स लेना, ये सारा कुछ हो सकता है।
और आपने ये भी देख लिया कि एमनेस्टी स्कीम से लोग नहीं आए, एमनेस्टी स्कीमों से पैसा नहीं आया, लेकिन जब आपने डंडा चलाया तो बहुत कुछ आया। ठीक हो गया। दुनिया में इसी तरह से होता है कि आपका जो कानून है ना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सख्त होनी चाहिए। कानून भी सख्त होता है, इम्प्लीमेंटेशन भी सख्त होती है, और जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो ईमानदार होने चाहिए। ठीक है। मसलन मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारा तो मुख्तलिफ टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ इंट्रैक्शन होता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ है, PRA के साथ है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ है, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी है। और पाकिस्तान में मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में 2 इदारे देखे हैं जिनके कन्वर्जन हुआ और उन इदारों में प्रोफेशनल लोग आए और उसके नतीजे में वो इदारे कहीं से कहीं बेहतरी की तरफ चले गए। एक इदारा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये पहले कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी होता था और 97-98 में मुझे याद है ये कन्वर्ट हुआ। और जब उस वक्त कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी होता था तो उस वक्त कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना जान जोखों का काम होता था। तो गवर्नमेंट टुक द स्टेप, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमने इसको कन्वर्ट करना है। गवर्नमेंट ने इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया, इसमें प्रोफेशनल लोग लेके आए और आज ये पाकिस्तान के चंद बेहतरीन प्रोफेशनल इदारों में से है। ठीक है। दूसरा जो इदारा, और भी होंगे लेकिन मैं जिन इदारों से, दूसरा जो इदारा अब हमारे सामने FBR है, कितना पुराना इदारा है, PRA है, मुख्तलिफ इदारे हैं, लेकिन मैं दाद दूंगा सिंध रेवेन्यू बोर्ड को। ठीक है। मेरा जितना अच्छा इंटरेक्शन सिंध रेवेन्यू बोर्ड के ऑफिसर्स के साथ होता है, जितना अच्छे तरीके से वो लोग चीज़ों को समझते हैं, टेकअप करते हैं, हमारी बात नहीं मानते, हमारे ख़िलाफ़ ऑर्डर्स भी पास हुए, लेकिन नज़र आता है कि यार एज एन इदारा जो है उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है और उसमें वो प्रोफेशनल लोग लेके आए हैं, उसमें अच्छे लोग लेके आए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ, और जो जहाँ तक मेरे इल्म में है, उनकी जो रेपुटेशन है कि वहाँ पर अंडर द टेबल डील्स वगैरह नहीं होती हैं। ठीक है। तो जो इस तरह, इसका मतलब है पाकिस्तान में ऐसे इदारे बन भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। सो बेसिकली देयर हैज़ टू बी अ विल ऑफ द गवर्नमेंट। आप FBR को ठीक कर सकते हैं। FBR में बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, मेरा इंटरेक्शन है बहुत अच्छे ऑफिसर्स के साथ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट ऑफिसर्स भी हैं। ठीक है। मतलब ये एक नोन चीज़ है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि यार किस तरह से हमने इस इदारे को कन्वर्ट करना है। अब वो एक कोई रिफॉर्म्स कमीशन है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, लेकिन अभी तक उसके कोई इतने अच्छे रिज़ल्ट्स कम से कम हमने नहीं देखे। ठीक है। तो इसी तरह से फिर जो दूसरा चीज़ जो है वो अपील्स का निज़ाम है ना, इंसाफ का निज़ाम है। जब एक FBR है, चले एक इदारा है, उसने फ़ैसला करना है, उसने आपने कहा जी रेवेन्यू जनरेट किए हैं, अपना रेवेन्यू टारगेट मीट किया है, जिस तरह से टैक्स पेयर्स को स्क्वीज़ करके वो रेवेन्यू टारगेट्स मीट किए गए हैं, दैट इज़ नॉट द राइट पॉलिसी टू डू इट। आप ये भी तो देखें ना कि आपने टैक्स पेयर के ख़िलाफ़ एक ऐसी बड़ी बड़ी डिमांड्स क्रिएट कर देते हैं जो कि अनरीज़नेबल डिमांड्स हैं, उसके बाद उनके बैंकों के अकाउंट के ऊपर जाके छापे मारते हैं। ठीक है। आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा के उनसे टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग हैं उनसे टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं। इस तरह से आप डिमांड्स मीट कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द वे ऑफ डूइंग इट। आपको तो उन लोगों को पकड़ना है कि भाई जिन लोगों के ऊपर जो है टैक्सेस आपको कलेक्ट करने चाहिए थे। अब मसला में फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, मैं इसको जो है ना पॉलिटिकल नहीं कहता। ठीक है। मैं पॉलिटिक्स से हट के ज़रा बात करता हूँ। ठीक है। हमारे यहाँ तोशाखाना केस बड़ा मशहूर है। ठीक है। तोशाखाना केस से बेनिफिट्स लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने, या जो भी जितने भी सब ने बेनिफिट लिए। ठीक है। अब ये जो बेनिफिट उनके पास आया है, उस वक्त बेनिफिट था कि वो 20% दे के वो ले लेते थे या 50% दे के वो ले लेते थे। ठीक है। अब एक चीज़ की कीमत है, फेयर मार्केट वैल्यू खुद डिटरमिन की है कि 100 रुपये फेयर मार्केट वैल्यू है। उन्होंने 20 रुपये दे के या 50 रुपये दे के वो 100 रुपये की चीज़ अपने पास रख ली। ठीक है। अब जो, क्योंकि सामने तो मार्केट में इमरान खान साहब का केस आया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ की फेयर मार्केट वैल्यू है, दैट इज़ अ बेनिफिट दैट ही हैज़ डिराइव्ड, हैज़ ही पेड टैक्स ऑन दैट बेनिफिट? और हैज़ एनी ऑफ द प्रीवियस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज़ पेड टैक्स ऑन द एक्स्ट्रा बेनिफिट दैट ही हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम इट? किसी ने भी नहीं दिया। ठीक है। तो मैं किसी एक पार्टी को नहीं बात कर रहा। FBR ने क्या किया है? FBR ने किसी को नोटिस दिया कि यार आपने तोशाखाने से ये गिफ्ट लिया था, तो इसमें जो आपने एक्स्ट्रा बेनिफिट ड्राइव किया है, उस एक्स्ट्रा बेनिफिट के ऊपर हैव यू पेड द टैक्सेस ऑन दैट एक्स्ट्रा बेनिफिट?
FBI ने किसी को नोटिस नहीं दिया क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है किसी को नोटिस देने की, ठीक है, वो नोटिस दे के दिखाएं इनमें से किसी को। तो अनफॉर्चुनेटली ये मामलात इस तरह से हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें चल रही होती हैं। सॉरी, FBR जो है वो गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट कर रहा है ना, वैसे FBR इज नॉट एन इंडिपेंडेंट, FBR गवर्नमेंट का ही है। SCCP इज एन इंडिपेंडेंट। SCCP एक ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन SCCP इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उसके जो कमिश्नर्स हैं, चेयरमैन हैं, वो गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। उसका स्टेटस थोड़ा सा मतलब इंडिपेंडेंस थोड़ी सी शायद ज़्यादा होगी, लेकिन इट्स आलमोस्ट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इस समझ। खिलजी भाई, मैं थोड़ा ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो हमारे सैलरी पर्सन ही हैं, जी, मैं आपको ज़रा टैक्स स्लैब बता देता हूँ। ये आप लोगों की ही मैंने उसमें से निकाली हुई थी। इनफैक्ट आई नीड टू गो थ्रू दिस। सो बेसिकली अभी के टैक्स स्लैब के मुताबिक ना अप टू 600,000 पे कोई सैलरी का टैक्स नहीं है। जी ऐसा ही। 6 लाख से 12 लाख पे 2.5% ऑफ द अमाउंट अबव 600,000 पे टैक्स है। 12 लाख से ऊपर 24 लाख पर 15,000 टैक्स प्लस 12.5% ऑफ द अमाउंट अबव 12 लाख। जी ठीक है, करते करते यानी मैं रफ बताऊं तो तकरीबन जो 4 लाख रुपया दे रहा है वो कोई 65,000 रुपये का टैक्स दे रहा है। ठीक है, तो एक तो आई कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली सर्कल ही सारा वो है, लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ पे टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, व्हाट इज़ द रिलीफ पॉइंट ना? ये लोग कैसे रिलीफ ले सकते हैं? इज़ देयर एनी सॉर्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट, रीबेट और समथिंग जो कि एक आम सैलरी बंदा उसमें से कोई क्लेम बैक भी कर सके? अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पॉलिसी ये है कि जो टैक्स दे रहा है ना उसी से सब कुछ छीन लिया जाए, ठीक है, जो उसके पास ना रह जाए अनफॉर्चुनेटली। तो सैलरीड क्लास में अब एग्जेम्पशंस जो हैं आलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, एक एग्जेम्पशन है मेडिकल अलाउंस की, और वो भी उस वक्त है अगर कोई एम्प्लॉयर आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहा तो मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन है। 10% ऑफ योर सैलरी, 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी एग्जेम्पशन है अगर एम्प्लॉई कोई, जैसे आपने कराची वाची भेजा, TADA वगैरह की एग्जेम्पशन है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सैलरीड क्लास को कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स की एग्जेम्पशंस हैं, तो सैलरीड क्लास को बहुत ही लिमिटेड एग्जेम्पशंस है, और जो रेगुलर सैलरी पे हो रही है उसमें तो आप समझे कोई भी नहीं है, तो दे आर पेइंग टैक्स ऑन देयर ग्रॉस अमाउंट। ये जो फॉर एग्जांपल अब मैंने देखा बिजली पे भी इनकम टैक्स आ गया। ये बिजली का टैक्स अगर आपके नाम पे लगा और आप ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं तो आप उसको अपनी सैलरी में एडजस्ट कर सकते हैं। अब वो असल में नॉन फाइलर का टैक्स है, ठीक है। अच्छा। वो सब पे नहीं लगता डोमेस्टिक के ऊपर, वो सिर्फ नॉन फाइलर के ऊपर लगता है। तो आप अगर नॉन फाइलर हैं या आपका फॉर एग्जांपल जो हाउस ओनर है वो नॉन फाइलर है, ठीक है, और फिर वो मेरा ख्याल है 25,000 की लिमिट है, उससे ज़्यादा एक्सीड करता है तो वो टैक्स उसके ऊपर लगता है। तो अगर आप फाइलर हैं तो वो बिजली के बिलों पे इनकम टैक्स तो आप वैसे ही बचा सकते हैं। तो इट इज़ बेटर टू बिकम अ फाइलर ताकि आप बिजली के बिलों का टैक्स बचा लें, ठीक है। और अगर बिल आपके नाम पर है तो जाहिर सी बात है ओनर के नाम पे नहीं है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा इफ़ यू आर अ फाइलर, ठीक हो गया। अच्छा, जो बाकी एरियाज़ हैं जहाँ पर आपका टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो रहा होता है, यू कैन क्लेम इट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, ठीक है। मसलन आपने अगर अपनी गाड़ी की एनुअल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसकी रिन्यूअल कराते हैं, तो वो एडजस्टेबल टैक्स है। आप अपने एम्प्लॉयर को लाके उसका प्रूफ दें और आपकी सैलरी का जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके टेलीफोन बिल्स के ऊपर या इंटरनेट के बिल्स के ऊपर आपका इनकम टैक्स लग के आ रहा है, वो भी आप अपने एम्प्लॉयर को लाके दें और आपका एम्प्लॉयर उसका टैक्स जो है वो कम काटेगा, ठीक है। अगर आपने कोई प्लॉट बाय किया है 236K का, उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, दैट इज़ आल्सो एन एडजस्टेबल टैक्स, वो भी आप अपने एम्प्लॉयर को लाके देंगे और आपका वो टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप डोनेशंस कोई देते हैं उसका कोई प्रूफ लाके दे दें, आप कोई पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये चंद एक लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। दे आर लिमिटेड और उसके ऊपर हमारी फर्म की वेबसाइट पे एक आर्टिकल भी मौजूद है। हाउएवर उसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि मैं आपसे एक लिस्ट शेयर कर दूं और आप अपनी ऑडियंस से फिर वो लिस्ट शेयर कर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दें। वैसे मैंने जब ये प्रेजेंटेशन दी थी एक सैलरी टैक्सेशन के ऊपर, उसमें मैंने एक अलग स्लाइड बनाई हुई है उसके ऊपर, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो दैट इज़ अ यूज़फुल थिंग। अच्छा, मैं ना एक शायद डम क्वेश्चन भी हो, काफ़ी लोग ना सैलरीड हैं, टैक्स भी कट रहा है, टैक्स जमा भी करा रहे हैं, टैक्स सबमिट नहीं कर रहे कि वो अपने आप को बताएं कि वो फाइलर हैं। पहले तो ये है कि जो बंदा जिसका टैक्स ऑलरेडी कट रहा है
अब जब वो कट ही रहा है तो उसको सबमिट करने की क्या ज़रूरत है? ये वैसे आई डोंट नो, लेकिन हमें पर्सनली जाके एफपीआर की उस पे आईआरएस के प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको सबमिट बताना पड़ेगा। हालांकि वो नज़र भी आ रहा होता है कि आप सैलरीड थे, आपका ये टैक्स कटता है, ये ट्रांजैक्शन आपने की थी, आपका टैक्स इधर भी काटा हुआ था और यहाँ से भी काटा हुआ है। So you can see everything happening on their platform, but somehow you need to submit the button so that FPR know कि आपने टैक्स सबमिट किया हुआ है। ये क्या रीज़न है इसका? अच्छा देखिए, ऐसा है कि ये जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग है ना, ये पूरी दुनिया में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। टैक्स रिटर्न, आपका टैक्स तो कट जाता है, लेकिन उसके अलावा आपकी हो सकता है कोई इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो, मसलन बाज़ लोगों की पेंशन भी आ रही होती है, ठीक है, या आपने कोई कैपिटल गेन अर्न किया हो और उस गेन के ऊपर कोई टैक्सेशन ना हो, या उस गेन के ऊपर एट सोर्स टैक्सेशन ना हो रही हो, ठीक है। तो रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो इसलिए होती है कि आपने अपने पूरे साल के दौरान जो एक्टिविटी है टैक्स रिलेटेड, इनकम की, एक्सपेंसेस की, वेल्थ की, वो सारी आपने एफबीआर को डिक्लेयर करनी होती है, ठीक है। सो एफबीआर हैज़ अ कंप्लीट पिक्चर। देखिए, एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है बट दे डोंट हैव द कंप्लीट पिक्चर। पिक्चर आपने बतानी है, पिक्चर आप कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। और फिर एफबीआर अपने पास जो इधर उधर से इंफॉर्मेशन आ रही है उससे उस कंप्लीट पिक्चर को वेरीफाई करेगा कि दैट कंप्लीट पिक्चर इज एक्चुअली कंप्लीट और नॉट। और अगर आपने उस पिक्चर में कोई गड़बड़ की होगी तो फिर एफबीआर आपको नोटिस करेगा, आपसे टैक्सेस मांगेगा, आपको तंग करेगा। तंग तो खैर वो इसलिए करेगा क्योंकि आपने कोई गलत काम किया होगा। तो ये जो यानी ये फाइलिंग जो है ये मैंडेटरी है इस वजह से, यानी एफबीआर के पास कंप्लीट पिक्चर जाना जो है ना वो मैंडेटरी है। हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हमारी सारी कुछ डॉक्यूमेंट हो रहा हो, ठीक है, तो सिस्टम्स से जनरेट होके डाटा एफबीआर के पास आ जाए और वो एक कंप्लीट पिक्चर क्रिएट कर दे। लेकिन एज ऑफ टुडे जब हर चीज़ हमारे मुल्क में उस तरह डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो वो कंप्लीट पिक्चर हमें ही फिर बना के देनी पड़ती है। नहीं, आप ये देखें कि अगर सैलरी आपका एम्प्लॉयर काट के डाल रहा है तो वो आपकी आईआरएस में ऑटोमेटिकली आ जाती है कि आपकी ये सैलरी का टैक्स हमें मिल चुका है। इट्स ओनली वन आइटम। ये वन आइटम आ रहा है ना कि लेकिन आ रहा है ना कि हाँ। ये आ रहा है, लेकिन अगर मैं अपनी वो सबमिशन नहीं करता तो एफपीआर के नज़र में मैं नॉन फाइलर हूँ। एफपीआर अपने रेवेन्यू में वो जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड है वो आपको रेवेन्यू में ही बताएगी कि ये रेवेन्यू फिर भी मुझे मिलेगा। जी, रेवेन्यू तो बिल्कुल सही है, और रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन वो ये भी डिक्लेयर करेंगे भाई ये नॉन फाइलर था। जी जी। सो सबसे पहले तो जो लोग जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और वो टैक्स सबमिट नहीं कर रहे, आप ऑलरेडी इतनी ज़्यादा चीज़ों पर डबल टैक्स दे रहे हैं क्योंकि आप जो हैं एफपीआर के नज़र में नॉन फाइलर हैं जबकि आप टैक्स भी दे रहे हैं। और बाय द वे अगर आप ही के नाम पे आपका बिजली का बिल बना हुआ है और आपको बिजली के बिल पे इनकम टैक्स नज़र आ रहा है, वो इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आपने फाइल नहीं किया। सही कहा ना सर? ये सेविंग भी हो गया ऐसे लोगों की आज की इसकी डिस्कशन से। अच्छा खिलजी भाई ये बताएं, अब मैं थोड़ी फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव से आता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट फॉर द फ्रीलांसर? समहाउ लोग ना टैक्स, एफपीआर और ये चीज़ें ना नेगेटिव समझते हैं जबकि उनको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, यानी उनको क्या क्या मराहत नहीं दी हुई। इवन कुछ लोग तो मुल्क छोड़ के भी जा रहे हैं बिकॉज दे थिंक कि बाहर पता नहीं एक वो है और पाकिस्तान में पता नहीं क्या है। इनको नहीं समझ आ रही है कि यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली इज़ लेस दैन द बेनिफिट विच द गवर्नमेंट इज़ गिविंग इज़ मोर। तो ये अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताएं कि अगर एक बंदा जो फ्रीलांसिंग इनकम है उस पर क्या टैक्स की लायबिलिटीज़ हैं। जी देखें, जो इस वक्त फ्रीलांसर है पाकिस्तान में, ही इज़ इन द और शी इज़ इन द मोस्ट बेनिफिशियल टैक्स रिजीम, ठीक है। आप अपने आप को पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर करवाएं। आपकी जितनी भी एज एन इंडिविजुअल एज वेल, एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, एज ए पार्टनरशिप और एज ए कंपनी, ठीक है। तो फ्रीलांसर तो इंडिविजुअल ही होता है, ठीक हो गया। तो आप अपने आप को पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर करवाएं तो आपकी जो आमदनी आ रही है 100 रुपये के ऊपर 25 पैसे आपने टैक्स देना है। 25 पैसे जो कि वैसे 29 रुपये है कंपनी पे। 29 रुपये, जी, कंपनी 29 रुपये टैक्स देती है। आपने 12.5 दिए, उन्होंने 25 पैसे देने, उन्होंने सिर्फ 25 पैसे देने हैं। तो इतना बेनिफिशियल टैक्स रिजीम जो है किसी और को पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ठीक हो गया। तो फ्रीलांसर्स का तो इस लिहाज से मुल्क से जाना समझ नहीं आता कि यार जब आपको टैक्स के, अगर सिर्फ टैक्स की बात करें तो टैक्स रिजीम इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चूँकि टैक्स फाइलिंग का कल्चर नहीं है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो हैं वो टैक्स फाइलिंग नहीं करते और उसकी वजह से परेशान रहते हैं कि यार ये पता नहीं मेरे ऊपर ये फ़लाँ टैक्स क्यों आ गया, फ़लाँ टैक्स क्यों आ गया। दूसरा प्रॉब्लम ये है
हमारे यहाँ एक जो कल्चर है ना वो ये है कि हम डॉक्टर से मेडिसिन नहीं लेते, हम जाके मेडिकल स्टोर वाले से पूछते हैं यार मेरा गला ख़राब है, कौन सी दवाई ले लूँ। ठीक है, तो मेडिकल स्टोर वाला जो दवाई बताएगा और डॉक्टर जो दवाई बताएगा उसमें फ़र्क होगा, और हो सकता है आप उससे और ज़्यादा बीमार हो जाए। ठीक, तो हमारे ज़्यादातर लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि बस कोई देख के ना मुझे जल्दी से फाइलर बना दे, चाहे वो रिटर्न में सही डिक्लेरेशन हुए हैं या नहीं हुए, लोग ना उसको चेक करते हैं, ना उसके ऊपर कोई तवज्जो देते हैं, और उसके फिर रिपरकशंस आते हैं। उन्होंने रिटर्न सही फाइल नहीं की होती, और रिटर्न फाइल ना करने के नतीजे में जब FBI नोटिस करता है तो परेशानी होती है, और अल्टीमेटली उन्हें कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है या केस सेटलमेंट के लिए कोई बड़ा वकील करना पड़ता है, तब कहीं जाके सेटलमेंट्स होती हैं या केस उनका डिसाइड होता है, या बाज़ औक़ात उन्होंने केस रिटर्न में इतना बिगाड़ा हुआ होता है कि वो नहीं डिसाइड हो पाता उनके फेवर में। अच्छा, वो ये जो ऐसी 1-2-4 स्टोरीज होती हैं तो उससे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, यार मैं तो फ्रीलांसर था और मुझे इतना टैक्स लग गया और ये हो गया और वो हो गया। वो अपना कसूर नहीं देखते कि यार मैंने एक जो है ना वो एक अनफॉर्चुनेटली एक क्या कहते हैं कंपाउंडर किस्म का जो है ना एक हायर किया था, नीम हकीम ख़तरा जान वाली बात थी, तो नीम हकीम को हायर करके आपने रिटर्न फाइल की, उसके रिपरकशंस आ रहे हैं। भाई आप अगर थोड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं तो यू गेट अ गुड एडवाइस। आप बीमार होते हैं तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाने चाहिए। ये अभी भी हमारे यहाँ कल्चर है ना कि हम उसको पैसे खर्च करने की बजाय हम कहते हैं यार मुफ्त में हमें दवाई मिल जाए, उसके जो फ्यूचर नुकसानात हैं वो प्रॉब्लम है असल में। ये मैं यहाँ पे अपना वैसे आपको बता दूँ, क्योंकि आप तो माशाल्लाह हमारी फ़ाइल कर ही रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर आप ही की एडवाइस पे हमने PSEP से रजिस्टर कराया एज ए कंपनी। जो बिज़नेस ABC डाटा जो मेरी दूसरी IT कंपनी थी, आपको याद होगा काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस जो कि लोकल बिजनेस में हमें पड़े होते हैं, विच वाज नॉट हमारी भी लाइबिलिटी भी नहीं थे, एंड दैट वाज समथिंग के जो वो थे। तो अगर आपको याद हो तो वो अच्छा खासा एक रीफंड हमारा क्लेम बनता था FPR की साइड से। और मैं अगेन FPR को यहाँ पे थोड़ा सा कहूँगा, काफ़ी दफ़ा हम नेगेटिव चीज़ों में ही याद रखते हैं। तो कि मेरा जो केस था वो मोहतसिब वाले पे ही सॉल्व हुआ, एंड देयर वाज सम लेडी, और मैं आई डोंट नो हाउ टू थैंक हर। व्हाट हैपेंड कि जो मेरा टैक्स का रीबेट था, समहाउ वी मैनेज टू फाइल इट, वो मोहतसिब तक गया। उन्होंने डिसाइड किया भाई इनको तो टैक्स रीबेट पूरा मिलना चाहिए, जी, ये तो आए हैं मुल्क में काम करने। और आप यकीन करें खिलजी भाई, वो जो रीबेट रिफंड मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिला, वो मैं अगर बता भी दूं तकरीबन 3 मिलियन के अराउंड था। आज मैं जो यहाँ बैठा हूँ ना, 3 मिलियन का बहुत बड़ा आता है, क्योंकि अगर आपको याद हो आपने भी मुझे कहा था कि कैश फ्लो के डिफिकल्टीज है कि फ्यूचर में जाके ना इसको अर्निंग्स पे, मैंने कहा नहीं यार मेरे पास आई नहीं अर्निंग, तो मुझे पैसे चाहिए, मेरा ये पैसा अगर है तो मैं क्यों ना करूँ, और मैं थोड़ी सी एफर्ट की, वो मिल गया। लेकिन आई वुड सर्टेनली से कि एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि पाकिस्तान में ना लोगों को बाहर इन्वेस्ट करना है। कुछ लोगों ने तो ये टारगेट किया है कि पाकिस्तान की ये फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी है, ये सारा पैसा बाहर से कमा रहे हैं, ये क्यों यहाँ पे रीबेट करें, वहीं से क्यों ना इन्वेस्ट कर दें बाहर ही। और द मॉडल इज़ होल्ड बिल्ट ऑन द पर्पज़ कि बाहर का पैसा बाहर ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, वहाँ बहुत अच्छा रिटर्न है, वहाँ बड़ा अच्छा वो चल रहा है। ये मुझे बताएं कि जब हम बाहर अर्न करने होते हैं, ऑब्वियसली हम टैक्स नहीं दे रहे होते उधर, कि हम कहते हैं हम पाकिस्तान बेस्ड हैं और हम उसको रेमिट करेंगे पाकिस्तान में, लेकिन वंस वी गेट विदाउट टैक्स अर्निंग आउटसाइड, तो क्या हम उसको बाहर बगैर किसी टैक्स किए हुए हम कर सकते हैं वैसे? अच्छा देखें, इसमें जो अगर आप पैसा फ़र्ज़ किया पाकिस्तान से बाहर पार करते हैं, एज एन इंडिविजुअल बात करूँगा फ्रीलांसर के तौर पर, ठीक है, इस वक्त जो रिजीम है वो ये है कि आप पैसा पाकिस्तान में लेके आते हैं तो आप 0.25% टैक्स देंगे। अब जो आपने बाहर पैसा रखा है उसके ऊपर या तो पूरा टैक्स देंगे या वो पैसा ब्लैक होगा, ठीक है, क्योंकि आप उसे डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो जब आप उसे डिक्लेयर नहीं कर रहे तो वो पैसा ब्लैक हो गया, और फिर फ्यूचर में उसे लाने के ज़रिए भी मुश्किल होगा, और फिर आपको बाहर जाके ही कोई नॉन रेजिडेंट बन के और मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल $1000 उधर से कमाए, मैं रेमिट नहीं करा, ये 0.25 पकड़े आप, लेकिन मैं वहीं से उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं कर सकते। एक्चुअली प्रोसेस ये है कि आपका पैसा जो आप अर्न करेंगे, इट शुड लैंड थ्रू अ नॉर्मल बैंकिंग चैनल इनटू पाकिस्तान, एंड द बैंक विल डिडक्ट द 0.25% एंड ही विल पे इट टू द गवर्नमेंट। सो वो सोर्स पे वैसे ही बैंक की तरफ से कट जाता है, दे जस्ट विल आस्क फॉर द प्रूफ कि ये किस पर्टिकुलर सोर्स है, और वो वहीं से वो कट के हो जाता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स वगैरह देखे हैं, वो ना पैसा बारो बारी कर रहे होते हैं, यानी कि इधर से पैसे दे दो उधर कर दो। आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान में ना हम खुद
खुद ही हैं जो आरी से अपना ही मुल्क काट रहे हैं जी, ऐसे ही और है, जब ऐसे ही। कट के थोड़ा हमें अचकोले लगते हैं, फिर हम गवर्नमेंट को तरफ पॉइंट करते हैं, भाई ये ठीक नहीं थे, देखो इन्होंने ये किया। और एट द टाइम जब हम अपने गिलेमान में देखें तो हमें नज़र आता है जी ये 4 चीज़ें तो हमने भी ठीक नहीं की हुई हैं। और बात वही है कि खाने को तो हम चिकन हलाल खाना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ हम करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते उस तरह के। अब बस इस पर कुछ आपने ऐड तो नहीं? एक छोटी सी चीज़ देखें, आप इसको ना, यानी हम लोग हमेशा दूसरी तरफ देख रहे होते हैं ना, नीचे की तरफ नहीं देख रहे होते। थोड़ा सा हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं या आईटी सेक्टर वाले हैं वो इसको देख रहे हैं कि यार डॉलर पैरिटी का नुकसान है, लेकिन इस चीज़ को आप ज़रा कंपेयर करें कि जो बाकी सेक्टर है जो 29 रुपये पे टैक्स दे रहे हैं और आप 25 पैसे पे टैक्स दे रहे हैं, और फिर भी आप वो पैसा मुल्क आपको इतना ज़्यादा रियायत दे रहा है और फिर भी आप वो पैसा मुल्क नहीं लेके आ रहे, तो ये मुल्क के साथ ज़्यादती है। नहीं बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा लोग ना आई थिंक दे डोंट इवन सेट अप ए कंपनी, दे डोंट इवन नो। मैं एक कॉन्फ्रेंस पे गया था, 95% लोगों ने हाथ खड़े किए थे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। दे डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट कि कंपनी बनती कैसे है, अगर कंपनी बनती है बुक्स कैसे बनते हैं, बुक्स बनते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। इवन लोग साल 2-2 साल एज ए स्टार्टअप काम करते हैं, देयर इज़ नो सैलरी विच दे आर अर्निंग, ठीक है, वो उनके बुक्स पे ज़ीरो है। 2 साल बाद वो फंडिंग या किसी के पास जाते हैं तो वो अगला पूछता है भाई आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी इसको बनाते हुए। वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं पिछले 2 साल से तो यही काम कर रहा था। तो कर तो रहे थे लेकिन नज़र कहाँ आ रहा है ना कि वो पैसे शैसे क्या है। तो मैंने भी इनिशियली स्टार्ट इसी तरह किया कि मैं लाख रुपये अपनी कंपनी को देता था, मैं सैलरी पे ड्रॉ करता था, फिर मैं उससे अपना करा देता था। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे नहीं भी आती तो एटलीस्ट मेरी बुक्स में क्या होता था कि लोन फ्रॉम डायरेक्टर 100K, लोन टू यानी कि सैलरी टू डायरेक्टर 100K। लेकिन उसका बेनिफिट क्या हुआ मुझे कि बाय द टाइम वो पैसे अच्छे खासे जब मैंने कंपनी को दिए और मेरा एक अच्छा बिजनेस आया, सो दैट पर्टिकुलर इनकम इज़ नॉट टैक्स फ्री एज सच कि एक बुक्स में भी आ गया, मेरी एफर्ट भी कैलकुलेट हो गई, मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू भी आ गई और अब मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ टैक्स फ्री। और ये बेनिफिट ना लोगों को समझ नहीं आता। एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने आई थिंक 14 साल से बिज़नेस कर रहे हैं, फ्रंट अपने आप को किया हुआ है, बैक पे टीम रखी हुई है, अपने आप को सेल करते हैं, टीम के थ्रू काम कराते हैं, जो टीम को सैलरी दे रहे हैं वो विदाउट टैक्सेस दे रहे हैं। अपना बिजनेस उन्होंने किया नहीं हुआ, 14 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इफ़ ही गोज़ टू सम बिजनेस टू गेट एनी वर्क, ना कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ना कोई बुक बिल्डिंग है, उनकी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल वेल्थ है जिसकी मेरे ख्याल में एज ए फ्रीलांसर तो वैल्यू है, लेकिन एज ए कंपनी उसकी पूरी एफर्ट नहीं होती। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि एज ए स्टार्टअप क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए इवन बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी आप काम करना चाहते हैं ना, टैक्स प्लानिंग जो भी आपने बताया ना, बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग जो है वो आपका राइट है, ठीक है, और टैक्स प्लानिंग के थ्रू टैक्स सेव करना आपका राइट है, ठीक है। तो हम लोग टैक्स प्लानिंग नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली कहते हैं यार टैक्स एविजन हो जाए किसी तरह से, ठीक है। तो जो हम अपना राइट है उसे एक्सरसाइज नहीं करते, और जो हमारा राइट नहीं है उसके थ्रू हम चाहते हैं कि हम काम करें, विच इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। और जैसे आपने किया, आपने अपनी एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के ज़रिए, जो कि लीगल प्लानिंग थी, और उसका मकसद प्लानिंग भी नहीं था, उससे आपके बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। उसमें आपकी कंपनी की नेटवर्थ इंक्रीज़ होती नज़र आती है, आपने कल कोई इन्वेस्टर लिया होता है, उसमें आपकी एफर्ट नज़र आती है कि यार ये आपने इतनी एफर्ट पुट इन की हुई है। So there are a lot of benefits in doing the work in a proper manner while maintaining a tax efficient mechanism, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी बात ये कि स्टार्टअप के तौर पर आपने काम करना है या आपने एक एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना है, तो आपको शुरू से अपने बिजनेस को डॉक्यूमेंट करके चलना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि यार आपने इसका हिसाब किताब मेंटेन करना है, आपने उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करनी है, आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है, ठीक है। ये जो लेगेसी है, ये अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखने की लेगेसी, ये अगर आपने जब अपने बिजनेस में, स्टार्टअप में अगर आपने मेंटेन की, तो आपका बिजनेस डिसिप्लिन चलेगा। फिर आप जब एम्प्लॉयज़ लेके आएंगे वो भी आपके डिसिप्लिन को देख के आपको फॉलो करेंगे। और अगर आप पहले दिन से इनडिसिप्लिन हो और आप 5 साल बाद चाहें कि यार मैं अब डिसिप्लिन मेंटेन करना शुरू कर दूं, तो ऐसे नहीं होता है। ये इट इज़ समथिंग जो आप लर्न करते हैं, ठीक है। जैसे वो क्रिकेटर्स वगैरह खेलते हैं ना, या कोई खिलाड़ी खेलता है तो वो कहते हैं एक मसल मेमोरी होती है, आप एक ही तरह से बॉल को डिलीवर करते रहें या शॉट खेलते रहें तो मसल मेमोरी बन जाती है, एंड जब मैच में खेलते हैं तो फिर छक्का लग जाता है। तो वो जो मसल मेमोरी है, वो जो डिसिप्लिन मेमोरी है, अगर वो आपने बिल्ड नहीं की
तो इट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन एक नाइट में नहीं आ जाएगी, कल से नहीं होगी। तो यू हैव टू ब्रिंग अ डिसिप्लिन टू योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसका कौन सा टैक्स एफिशिएंट वे है, किस तरह से उसको लेके चलना है, किस तरह से उसको डॉक्यूमेंटेड करके चलना है। अभी ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान में अब जैसे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, बहुत सारे वेंचर कैपिटल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आ रही हैं और लोग इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं जो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इफ़ यू हैव अ प्रॉपर कंपनी लाइक यू, तो इन्वेस्टर इज़ कंफर्टेबल कि यार मैं एक रेगुलेटेड एंटिटी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ और उसके जाहिर सी बात है फिर चीज़ को लेकर चलता हूँ। बट इफ़ यू आर जस्ट एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर, आपने कोई बुक बिल्डिंग नहीं की हुई, आपने नज़र ही नहीं आ रहा कि यार आपके साथ 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपका रेवेन्यू नज़र आ रहा है एज ए फ्रीलांसर, ये कि ये नज़र नहीं आ रहा कि भाई आपके साथ तो 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इतना बड़ा आपका सेटअप है, तो इन्वेस्टर जो है ये चीज़ एक अच्छे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं करेगी, बल्कि उसके लिए ये एक थोड़ा सा डिसकम्फर्ट का बायस होगा कि यार मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, एंड यू माइट लूज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो अपने बिजनेस को प्रॉपर डिसिप्लिन में लाएं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें, उसे एज ए इंडिविजुअल करना है, एज ए AOP करना है या एज ए कंपनी करना है, ये एक अलग डिस्कशन है, ठीक है, और वो आप कन्वर्जन किसी भी टाइम के ऊपर कर सकते हैं, बट इट शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड। मैंने ना स्टार्ट में थोड़ा जब स्ट्रगल कर रहा था तो वो वालदा मेरी देख रही होती थी, तो उनको पता था कि एक सैलरी विड्रॉ कर रहा है कंपनी से, तो एकदम मुझे काम मिला ना, तो शी वाज हैप्पी। उन्होंने कहा यार अब तेरी सैलरी इंक्रीज़ हुई है। मैंने कहा नहीं, मैं कहा अभी तुम तो कह रहे थे कि बिज़नेस मिला है। मैंने कहा बिज़नेस मिला है, तो इसका मतलब है कि सैलरी इंक्रीज़। मैंने कहा नहीं, सैलरी तो नहीं इंक्रीज़, तो बिज़नेस किसको मिला है? मैंने कहा बिज़नेस कंपनी को मिला है। तो कंपनी किसकी है? कंपनी मेरी है, तो इसका मतलब है तुम्हारे पैसे इंक्रीज़। मैंने कहा नहीं, मेरे पैसे फिर भी नहीं इंक्रीज़। तो शी इज़ नॉट स्टिल एबल टू अंडरस्टैंड के भाई, और मेरे ख्याल में मैं क्योंकि एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप हूँ, द ओनली थिंग विच हेल्प मी इन द करेक्ट सेंसेस वाज के टू अंडरस्टैंड कि जो बिज़नेस कंपनी कर रही है, आई एम द बेनिफिशरी ऑफ इट एज वेल। जस्ट लाइक जिस तरह कोई एम्प्लॉई है तो उस तरह मैं भी हूँ। इफ़ सम हाउ मुझे नहीं पता कि मेरी 6 महीने के बाद की सैलरी है, तो वो मेरा टेंशन है, शायद एम्प्लॉई का इतना टेंशन ना हो। लेकिन इफ़ आई नो कि यार 2 साल तक का भी ठीक है, तो दैट गिव मी मोर फ्रीडम टू डू समथिंग डिफरेंट, इनोवेटिव, या कुछ चीज़ मैं कर सकता हूँ। लेकिन इफ़ आई नो कि नहीं यार ये चीज़ अभी 3 महीने बाद, जैसा मैंने कहा, कुछ ऐसा पीरियड था जिस पे आई नीड टू सेल सम सॉर्ट ऑफ एसेट टू कीप इट रनिंग, बट आई मेड श्योर कि वो मेरी बुक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये एसेट मैंने सेल किया है या मेरी तरफ से ये इन्वेस्टमेंट थी कंपनी की जिससे मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। आई थिंक जो एक मेंटालिटी, एक वो स्टार्टअप्स को एक सॉर्ट ऑफ लोगों ने फंडिंग सुन के ये करके एक वो कर दिया है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यू नीड टू बी ऑन ग्राउंडेड एज वेल, यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, यू नीड टू सेटअप ए कंपनी इन ए सर्टन वे जिसको कर रहे हैं। वैसे जो अभी जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही हैं VC की जो भी है, डू यू थिंक ऑल द कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, या वो स्पेशली एक बायर खोलते हैं फिर उसके थ्रू फंडिंग करते हैं? व्हाट इज़ द वे ऑफ बेसिकली इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी, अगर कोई आपके पास यूज़ केस हो? असल में इस वक्त जो जनरली ट्रेंड है ना, वो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में चूँकि लोगों ने कॉर्पोरेट सेटअप प्रॉपर्ली नहीं सेटअप किए हुए, फिर जो पाकिस्तान में इन्वायरमेंट है उस थोड़ा सा इन्वायरमेंट से अभी लोग कंफर्टेबल नहीं है, इन्वेस्टर इतना कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ये जो कॉपीराइट्स वगैरह के मामला है ना, इनकी वजह से भी थोड़े से लोगों को लीगल इश्यूज़ आते हैं। तो अभी जनरली क्या होता है कि पीपल वांट कि जी आप बाहर किसी जगह के ऊपर, हालांकि टैक्सेशन हमारे यहाँ नहीं है, हमने डिविडेंड की भी एग्जेम्पशन दी, कैपिटल गेन की भी एग्जेम्पशन दी, उसमें कुछ और भी हमारे प्रपोजल्स हैं जो गए हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से। तो यूजुअली क्या होता है कि दे वांट कि जी आप बाहर कोई कंपनी ओपन करें, आप UAE में ओपन कर लें, इंग्लैंड में ओपन कर लें, आप सिंगापुर में ओपन कर लें, लेकिन बाहर कंपनी ओपन करें विच वर्क्स एज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ दैट एंटिटी, और दे ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट इन दैट कंपनी, ठीक है। दे थिंक कि यार बाहर पड़ी है तो वो सिक्योर होगी, और फिर उसके ज़रिए से पैसा रूट करते हैं यहाँ की लोकल एंटिटी के अंदर, ठीक है। तो इस वक्त जनरली जो मॉडल है ना वो ये है, डायरेक्ट यहाँ की एंटिटी में रूट करने का मॉडल जो है वो कम है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, लेकिन जनरली जो इन्वेस्टर आता है या हमारे पास अभी तक जितने भी डिस्कशंस आई हैं, पीपल आर मोर कंफर्टेबल कि यार बाहर एंटिटी बनाओ, मैं वहाँ पे करता हूँ। यहाँ ज़रा वॉलेटाइल है थोड़ा सा, तो इस वजह से डरते और हैं। बेसिकली अगर कोई स्टार्टअप कंपनी में कोई इन्वेस्ट बाहर से कर रहा है, तो ही विल इवेंचुअली टेक ऑल द बेनिफिट्स आउटसाइड पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द डिविडेंड्स ऑफ बेनिफिट या एग्जिट जो भी है।
पैसा तो बाहर गई है ना, बाहर ही जाएगा फिर। जी, अब नहीं, वो असल में ऐसा होता है, देखें उसमें ना असल में कंफर्ट ज़्यादा है, शायद टैक्सेशन का बेनिफिट हो या ना हो, ठीक है। अब मैं मिसाल देता हूँ, एक फ़र्ज़ किया है, एक कंपनी खोली बंदे ने, पाकिस्तान में कंपनी है, उसकी होल्डिंग कंपनी बना दी यूएई के अंदर, ठीक है। इन्वेस्टर ने पैसा वहाँ यूएई में पार्क किया, उसे $1,00,000 लाया। अब वो $1,00,000 पाकिस्तान में आना है ना, क्योंकि सारा सेटअप तो यहाँ पर है, तो पैसा पाकिस्तान आ जाएगा $1,00,000। जब वो $1,00,000 उसके बस शेयर्स इशू हो जाएंगे, यहाँ पे $1,00,000 आ गया, उस $1,00,000 से काम शुरू किया, काम करने के नतीजे में पैसा अर्न किया। अब इन्वेस्टर को पैसा वापस कैसे मिलेगा? यहाँ से कंपनी डिविडेंड इशू करेगी, जब यहाँ से डिविडेंड इशू होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो डिविडेंड जाएगा पेरेंट एंटिटी को, और पेरेंट एंटिटी डिविडेंड इशू करेगी और वो इन्वेस्टर के पास चला जाएगा, ठीक हो गया। तो यानी टैक्सेशन तो हो जाएगी। अगर वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करता तब भी वो डिविडेंड की सूरत में लेके जाता और डिविडेंड के ऊपर टैक्स लग जाता है। अब वैसे डिविडेंड के ऊपर, वेंचर कैपिटल को तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर एग्जेम्पशन भी मिल रही है, तो नॉट नेसेसरली कि वो कोई टैक्स अवॉइडेंस की वजह से कर रहा हो, ठीक है। वो जो हमारी वॉलेटाइल पॉलिसीज़ हैं, वो जो हमारे दूसरे मसाइल हैं, पैसा बाहर, ऐसा एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है कि पैसा बाहर जाएगा कैसे, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अब हमारे डॉलर के मसाइल है ना, तो अभी पिछले 2-3 साल से तो लोग लाना ही नहीं चाहते कि यार ये फिर बाहर लेके जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये यानी इसमें ना मल्टीपल इश्यूज़ हैं, हमारे स्टेबिलिटी के भी इश्यूज़ हैं, हमारी पॉलिसीज़ की वॉलेटिलिटी के भी इश्यूज़ हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के भी इश्यूज़ हैं, टैक्स इज़ वन ऑफ द इशू। अभी किसी मीटिंग में आप बैठे हैं और उसमें उन्होंने कहा जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको कुछ हमें बेनिफिट भी देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि शायद एयरपोर्ट पे लाइन सेपरेट कर दें, टिकट ज़रा जल्दी मिल जाए, थोड़ा ज़रा इज्जत ज़्यादा कर, इज्जत ही दे दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी सब चीज़ें छोड़ दें। कभी ऐसी चीज़ कोई डिस्कस किसी मीटिंग में देखी हो? नहीं है, होती रही है। इस बारे में टैक्स पेयर कार्ड के हवाले से बात हुई थी। एक ज़माने में टॉप टैक्स पेयर्स को अवार्ड भी दिए गए थे। ये मतलब ऐसी गवर्नमेंट पे ऐसी चीज़ें आती रही हैं, लेकिन एज ए कंसिस्टेंट पॉलिसी इस बात को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर एज ए कंसिस्टेंट पॉलिसी इस बात को फॉलो किया जाता तो फिर ये शायद बेहतर हालात होते। अब हुआ क्या, मसलन फॉर एग्जांपल एक टैक्स पेयर है, उसको 1 साल आपने अवार्ड दे दिया। अब जिसने पिछले साल टैक्स दिया था ज़्यादा, उसका बिजनेस अगर अगले साल थोड़ा कम हो गया तो FBI उसके पीछे पड़ जाता है। पिछले साल इतना दिया था और इस साल तुम इतना टैक्स नहीं दे रहे। अब यानी हमारे पास कॉल्स आ रही होती हैं कमिश्नर की, एडिशनल कमिश्नर्स की, और वो कह रहे होते हैं कि यार पिछले साल आपने इतना एडवांस टैक्स जमा कराया था, नहीं आपने इतना तो लाजमी जमा कराना है। मतलब बिजनेस सर्कमस्टेंसेस है ना। तो एक्चुअली यानी वो जो अच्छा टैक्स पेयर होना या ज़्यादा बड़ा टैक्स पेयर होना, इन द फ्यूचर इट बिकम्स के यार आपके लिए यार मैं किधर फंस गया, इससे अच्छा तो थोड़ा ही दे देता। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो रिस्पेक्ट वाले मामला हैं डिस्कस हुए हैं, लेकिन एज अ पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हुए, ठीक है। और फिर FBR उनको एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देखना शुरू कर देता है और कहता है यार इससे 100 रुपये दिए है तो अभी इससे 150 निकलवाऊँ मैं किसी तरीके से। वो ये नहीं कहता कि यार ये 100 रुपये दे रहा है तो ये अच्छा टैक्स पेयर है, इसके अगर 110 बनते होंगे 110 भी दे देगा। वो उसी को निचोड़ने की कोशिश करता है। और जो बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ पे क्या हो रहा होता है मार्केट्स के अंदर, अनफॉर्चुनेटली एक इंस्पेक्टर FBR का, या सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन होता क्या, पूरी मार्केट उसके जो रेलेवेंट इंस्पेक्टर है या रेलेवेंट जो डिप्टी कमिश्नर है उसके पास बुक होती है। वो उस पूरी मार्केट की रिटर्नें भी फाइल करता है एंड इंश्योर्स कि उनका कोई टैक्स का नोटिस भी ना आए। अच्छा, मतलब इस किस्म की प्रैक्टिसेस जब हैं तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इदारे के अंदर लाने वाली बात है, जो हमने शुरू में कहा कि जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या उन्होंने जो स्टेप्स लिए डॉलर मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए और उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की कोशिश की, FBR में करें इस किस्म की ट्रांसपेरेंसी इंश्योर। जो लोग FBR में बैठ के अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं उनको पकड़ें, कौन सा मुश्किल काम है पकड़ना। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और मेरे ख्याल में इनको तो टारगेट देना चाहिए भाई, आपका ये इलाका है, इतना टैक्स हमने इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करना है तो उसको इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए। अगर कर लेते हो तो भाई, ये मैंने देखा था जैसे अभी फॉर एग्जांपल मोटरवे पे मैंने सुना है कि 25% ऑफ द कलेक्शन ऑफ द चलान्स आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुलिस ऑफिसर्स एज वेल। ठीक, आप यही कर दें यार, लीगल कर ले, एटलीस्ट किसी को समझ तो है ना कि आप सही लीगल तरीके से ही वो कर रहे हैं, कमा रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ, ठीक है। वो अब ये मतलब चीज़ें को लोग मैनिपुलेट किस तरह से करते हैं, ये एक असल वाक़या है, इसलिए मैं नाम वगैरह नहीं दूंगा, ठीक है। एक जगह पे, और ये बड़ी पुरानी बात है, इट वाज इन 99-2000, हम एक ऑडिट करता था, ऑडिट स्टूडेंट था उस वक्त।
तो उस वक्त जो है ना एक शोर हुआ कि जी वो ऑडिटर आ रहा है, FBR से ऑडिटर आ रहा है, और उस FBR के ऑडिटर की बड़ी शोहरत थी, उसे प्राइजेस मिले हुए थे कि वो जहाँ जाता है वो कोई ना कोई जो है ना टैक्स के अंदर इश्यूज़ निकाल के और वो टैक्स लेके जाता है, ठीक है। तो जिस इदारे का हम ऑडिट कर रहे थे, हम तो खैर उस इदारे के एम्प्लॉय नहीं थे, और जैसे ऑडिटर्स तो हमें शोर मचा, वो जनाब ये सीधे करो, वो सीधे करो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो FBR के वो जो ऑडिटर साहब थे वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने आके ऑडिट किया। ऑडिट करने के बाद उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने फ़र्ज़ किया 300 रुपये की डिमांड निकाली। उन्होंने कहा कि यार ये 100 रुपये गवर्नमेंट के, ये 100 रुपये तुम्हारे हैं, ये मेरे हैं। तो उन्होंने डिमांड भी क्रिएट कर दी, यानी काम के लिहाज से वो बंदा बहुत तगड़ा था, और उसको प्राइजेस भी मिले हुए थे क्योंकि वो हर जगह पैसे निकाल के लाता था। लेकिन अपना शेयर वो सबको खुश कर रहा था, अपना भी शेयर लेके जा रहा था, ऑर्गेनाइजेशन को भी बचा के दे रहा था, और गवर्नमेंट को भी दे रहा था, फिर अवार्ड भी ले जाता था। तो मतलब ये इस किस्म के मामलात भी हमने देखे हैं। तो देयर हैज़ टू बी अ ट्रांसपेरेंसी। हमारा जो असल में निज़ाम है ना वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, इतने ज़्यादा। अब तो गुंजाइश ही नहीं है, आप कितना टैक्स देंगे? हमारी तो बस हो गई है टैक्स दे देकर। कितना FBR के पास अब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के अलावा कोई तरीका भी नहीं है। कितना मुश्किल काम है सर नॉन टैक्स फाइलर को आइडेंटिफाई करना, कितना मुश्किल काम है वैसे। अगर हमने देखना हो कि टैक्स कौन कौन फाइल नहीं कर रहा, क्योंकि गाड़ी जो ले रहा है अगर वो टैक्स फाइल नहीं कर रहा, हमें पता तो चल गया टैक्स फाइलर नहीं है क्योंकि इसने टैक्स ज़्यादा दे दी है, तो उसके घर पे जाकर हम क्यों नहीं पूछते ना कि ये गाड़ी आपने क्यों इतनी महंगी ली, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ना करने के क्या रीज़न होंगे वैसे, क्यों आपको लगता है कि सर अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है ना, यानी हम ये कहेंगे कि जो लोगों को आसानी जो है ना जिस काम में लगती है, वो अनफॉर्चुनेटली FBR में ज़्यादातर लोग वही काम कर रहे होते हैं। नॉट एवरीबडी, देयर आर प्रीटी गुड ऑफिसर्स, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं FBR के अंदर, हमारा उनसे इंटरेक्शन भी रहता है। और लेकिन ऐसे ऑफिसर्स भी हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, यानी 2-4 नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं। वो एक ऑफिसर थे, उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास से हवा भी गुजरे तो वो उससे टैक्स लेती हैं, लेकिन वो ज़ाती होता है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये ऐसे ऑफिसर्स भी हैं और मशहूर होते हैं, लोगों को पता होते हैं। मैं आई एम श्योर कि FB जो बंदा पैसे ले रहा होता है ना, उसके बारे में उसके सारे डिपार्टमेंट को पता होता है कि यार ये बंदा तो इसके बगैर काम ही नहीं करता, ठीक है। तो और जो नहीं ले रहा होता उसके बारे में भी सारा, अब मसलन हमारी शोहरत है पूरे FBR में, इस्लामाबाद में सबको पता है कि यार ये पैसे दे के काम नहीं करवाते। मेरा वो आरिफ चाहता था ना, हाँ, उसको पता था इससे पैसे नहीं देने, तो वो नहीं लेते थे, फिर उसको पता है कि नहीं है तो बस नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये देखिए, ये तो मार्केट में शोहरत वैसे ही फैली हुई होती है। फिर आप जो FBR के ऑफिसर्स हैं उनका ऑडिट करें ना, उनके ऊपर क्या एहतसाब का निज़ाम है। FBR के इंस्पेक्टर के ऑडिट करें, उनके डिप्टी कमिश्नर के ऑडिट करें, उनके कमिश्नर्स के ऑडिट करें, उनका एहतसाब का क्या निज़ाम है। आप उनको रिवॉर्ड करें और उनके ऊपर सख्त एहतसाब का निज़ाम रखें। देखिए, आपका रेवेन्यू जनरेटिंग का इतना बड़ा इदारा है, मसला ये है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी किसी की भी नहीं है। ना FBR की अकाउंटेबिलिटी है, ना जजेस की अकाउंटेबिलिटी है, ना ये नैब के सिवाय मेरा ख्याल है हमारे अनफॉर्चुनेटली बेचारे पार्लियामेंटेरियंस की, पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे 2 नंबरी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या बाकी जगहों पे नहीं है? उनको कौन अकाउंटेबल करता है? हमारे ब्यूरोक्रेसी को, जो हमारी मिलिट्री है, उसको कौन अकाउंटेबल करता है? सारे अपनी अपनी जगह पे मुकद्दस गायें हैं अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे तो लगता है कि ये पॉलिटिशियंस बेचारे मजलूम है। हाँ, और क्यों मुल्क को इतना वो कर दिया। चलें सर, हम ऑलरेडी 1 hour 15 minutes क्रॉस कर चुके हैं। शरीफ भाई, थैंक यू वेरी मच, आप आए। एंड आई पर्सनली बिलीव कि एक तो हम सबका फ़र्ज़ है, एटलीस्ट जो हम पर आ रही है, जिस तरह शरीफ भाई ने ऑलरेडी कहा, शायद कोई पुल आपके पैसे से बन जाए, शायद कोई सड़क आपके पैसे से बन जाए। ज़कात तो हम खुल के देते हैं, टैक्स नहीं देते, टैक्स में बड़ा मसला है। टॉप पेइंग ज़कात नेशन इन द वर्ल्ड, बट टैक्स के ऊपर जाए, टैक्स टू GDP रेशो वन ऑफ द वर्स्ट इन द होल वर्ल्ड एज वेल. So I hope you like this episode, and inshallah we will see you in the next episode. Thank you.